एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 194 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे भाई फेंगयुआन तो एक खतरनाक ड्रीम में सो चुका था, उसको फंसा दिया था ना मेज के अंदर। और वहाँ पे उसकी लाइफ इतनी बेहतरीन चल रही है, ऐसा लग रहा है सब कुछ हैप्पी एंडिंग वाला चल रहा है। यानी एकदम जैसे प्लॉट चला दिया उसके ऊपर, एकदम फुल हैप्पी एंडिंग चल रही है, एक अलग ही दुनिया चल रही थी, जिसको ऑथर ने एक तरीके से मतलब वो भी रोस्ट भी कर दिया था कि देखा ये होता है। जो कि तुमने सब देखा था। तो वो जो दुनिया थी, अब भाई फेंगयुआन को जैसे ना तैसे से रियलाइज़ हो गया होगा। उसने सर पकड़ा, उसका सर हिलने लग गया और एकदम भाई सब कुछ कोलैप्स होने लग गया था वहाँ पे। ये हमने लास्ट सीन में देखा था। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। अब सीन यहाँ पे चेंज हो चुका था। नॉर्थर्न प्लेन्स, लांगिया ब्लसलैंड की जो फाइट थी वहाँ पे हम आ चुके हैं। एक रैंक 7 सेंट्रल कोऑर्डिनेटर का गू इमॉर्टल चिल्लाया। सेंट्रल कोऑर्डिनेटर का गू इमॉर्टल कहता है, "तू मुझे मारना चाहता है? प्राइस देना पड़ेगा।" वो भाग नहीं सकता था, इसलिए सिल्वर जायंट को लास्ट स्ट्रगल में किलर मूव में पीछे ढकेल दिया। बस इतना ही। और फिर स्नैप आवाज़ आई। इसका भी चिट्ठी रोबोट की तरह भाई ने सिल्वर जायंट ने दोनों हाथों से थप्पड़ मार-मार के मीट पेस्ट बना दिया। लांगिया लैंडस्पीड हँसा और कहता है, लैंडस्पीड हँसते हुए, "हा हा हा हा, तीसरा सेंट्रल कॉर्नर का भी इमॉर्टल गया, अब क्या होगा?" सिल्वर जायंट ने पलटकर फेंग जीजे को छेड़ा और सिल्वर जायंट कहता है, "ओए फेंग जीजे, रैंक 8 पावर है तो क्या तू मेरे हाथों पे अपने साथियों को बचा लेगा हैं अपने हाथों से हैं? लांग या लैंड्स में घुसना यानी ब्लेस लैंड के अंदर घुसना, मेरे घर में घुसना, इतनी हिम्मत की तूने? ये जगह उन जितने भी तेरे दोस्त हैं सबकी ग्रेव बनेगी।" फेंग जीजे की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। यहाँ लांग या लैंडसेट भाई प्योर लैंड एडवांटेज में था और हेवनली जाइंट सोलार रैंक 8 पावर जैसा हैवी था। फेंग जीजे अपने किलर मूव से भी उसे रोक नहीं पा रहा था। फेंग जीजे ने धीरे से बोला। फेंग जीजे कहता है, "ठीक है, अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है।" लैंड स्पीड का दिल एक तरीके से हिल गया। तो लैंड स्पीड कहता है, "तू करने क्या वाला है?" तो फेंग जीजे मुस्कुरा कर कहता है, "बस तुम्हारी कॉपी।" वो नीचे गिरा, ब्लैक हेयर कॉन्टिनेंट की तरफ उतरा और नीचे एक ह्यूज हेरी मैन सिटी थी। बिल्कुल अनअवेयर थी कि वहाँ पे ऊपर डिज़ास्टर चल रहा है। देखो ये जो फाइट चलती है ना, ये सब लैंड लैंड जो ब्लेस लैंड है ना, ऊपर-ऊपर चली है। तुमने लांगिया ब्लेस लैंड देखा है? मेरे थंबनेल में तुमने देखा होगा, बहुत पुराना थंबनेल होगा, उसमें देखना। लांगिया ब्लेस लैंड है, ऊपर ना क्लाउड्स है और क्लाउड्स के ऊपर ही बिल्डिंग बनी हुई है जो कि प्रोटेक्ट करती हैं लांगिया ब्लेस लैंड को। अगर अंदर कोई घुसता है तो कवर करके रखती हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं नीचे। और जो पूरे बादल उनके ऊपर बिल्डिंग है, लेकिन बादल के नीचे पूरी एकदम भाई एकदम दुनिया चल रही है, एकदम वहाँ पे सब रह-वह रहे हैं, उनका सब ज़िंदगी-विंदगी चल रही है। तो उनको थोड़ी ना कुछ पता है क्योंकि सारा काम तो ऊपर चल रहा है। लेकिन ये जो काम-ताम मतलब काम-झाम जो भी था, उसके नीचे अब फेंग जीजे आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। फेंग जूजे भाई अपने नीचे आ रहे थे, एकदम डिज़ास्टर की तरह आ रहे थे, तो लैंडस्पीड एकदम चीखा। लैंडस्पीड कहता है, "रुक जा!" सिल्वर जायंट को लेकर फेंग जूजे के पीछे भागा। लेकिन फेंग जूजे ने फोर्सफुली किलर मूव चला दिया और पैम आवाज़ आई। पूरी हेरी मैन सिटी डस्ट बन गई। हज़ारों हेरी मैन वहीं पे मर गए। लैंडस्पीड भाई आँखें लाल हो गई इसकी। लैंडस्पीड कहता है, "फेंग जूजे, तू राइटियस पाथ इमॉर्टल है। इतना क्रूर कैसे हो सकता है तू, हैं?" फेंग जूजे थोड़ा-सा हँसा और कहता है, फेंग जूजे कहता है, राइटियस पाथ ह्यूमन्स के लिए होता है, वेरिएंट ह्यूमन के लिए थोड़ी ना होता है। कब से तुम लोग अपने आप को ह्यूमंस के इक्वल समझने लग गए हैं?" वो सीधे हेरीमैन सिटी की तरफ ही फ्लाई कर गया। लैंडस्पीड उसे रोक नहीं पा रहा था। जैसे पहले फेंगजीजी ने सिल्वर जायंट को रोक नहीं पा रहा था, वैसे सेम अब मतलब लैंडस्पीड की हालत हो गई थी। क्योंकि जो लैंडस्पीड है, पहले वो फेंगजीजी के बंदों को ऐसे मार रहा था, वो लोग कुछ रोक ही नहीं पा रहे थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। फेंगजीजी भी कुछ नहीं कर पा रहा था, रोक नहीं पा रहा था। लेकिन अब भाई यहाँ पे उल्टा हो रहा है। फेंगजीजी अब इस सिल्वर जायंट को तो नुकसान पहुँचा नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो अब यहाँ के आस-पास की चीज़ों को सराउंडिंग को मतलब एक तरीके से ब्लैकमेलिंग टाइप कर रहा है, तबाह कर रहा है, जिससे अब दिक्कत आएगी। तो अब इस चीज़ को देखकर भाई लैंडस्पीड भी कुछ नहीं कर पा रहा, वो क्या करेगा? मतलब अब बस वो सोचे जा रहा था कि क्या करा जाए? और उसके मन में एक चीज़ थी कि ना सिचुएशन बिगड़ गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सेफ हो गए। यानी मतलब क्या बोले, 3 बंदों को निपटा दिया अपने लैंडस्पीड ने, लेकिन बाकी अब को कैसे मार पाएगा क्योंकि अब वो पूरा बिज़ी हो जाएगा इनको मारने में, फेंगजीजो को पकड़ने में, क्योंकि अगर फेंगजीजो को नहीं पकड़ा तो उसके लोग मर जाएँगे। अब सीन यहाँ पे दोबारा शिफ्ट होता है साउथर्न बॉर्डर बैटलफील्ड के रिमूव के अंदर। लू वाइविन शॉक में बोल पड़ा। लू वाइविन कहता है, "हाँ, ये बहुत वियर्ड है।" उसने बताया कि उसका किलर मूव एक ड्रीम रेलम जैसा है, रीइंकार्नेशन बैटलफील्ड की कॉपी है, फेटिश अर्थ मेज बेस पर। ड्रीम रेलम पावरफुल था और पार्टिसिपेंट्स एलीट थे, इसलिए वो सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल नहीं। अब ल्यू वाइविन कहता है, फेंगयुआन के दिल में प्यार, रिश्तों की फीलिंग, पावर और फॉर्च्यून का डिजायर सब था।
फिर भी ड्रीम रेलम ने मतलब ड्रीम रेलम में या ड्रीम जो भी था, ड्रीम रेलम नहीं बोलेंगे, ड्रीम बोलेंगे, हाँ। ड्रीम ने उसे एंड में क्यों नहीं रोक पाया? चाहता तो उसे आराम से रोक सकता था, एकदम हैप्पी एंडिंग दे सकता था, उसके अंदर इमोशन जगा सकता था, लेकिन क्यों नहीं रोक पाया? वो फेंगयुआन को गुड डीड्स से एकदम मतलब दिखवा कर उसके अंदर राइटियस पाथ का मतलब चीज़ों को जगाना चाहता था और डेमोनिक पाथ से राइटियस पाथ में शिफ्ट करना चाहता था। स्टार्ट से मिड तक तो सब परफेक्ट चल रहा था, पर भाई फेंगयुआन ने ड्रीम रूट जो मतलब ड्रीम का रूट ही तोड़ दिया, बीच में एकदम कोलैप्स हो गया, ड्रीम ड्रीम खत्म हो गया। लू वाइविन कंफ्यूज हो गया। लू वाइविन कहता है, समझ नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, एक लाइफ गई, दो और बची हैं, रिफॉर्म फिर से शुरू करते हैं। सेकंड लाइफ स्टार्ट हुई, फेंगयुआन एक यंग मास्टर बना, बड़ा क्लैन, ह्यूज टेरिटरी, ग्रैंडपा सुप्रीम एल्डर है, पेरेंट्स दोनों गुई मॉर्टल है, फुल अथॉरिटी वाली वाइफ चल रही है, भाई की जिंदगी फुल एलीट लेवल चल रही है। ये वो वाला नहीं होता, देखा होगा तुमने, मतलब एक नॉर्मली चाहे मानवा हो, चाहे डोंगवा हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें होता है कि एक मेन कैरेक्टर होता है जो कि बहुत गरीब है, लेकिन हमेशा उस मेन कैरेक्टर जो गरीब होता है ना, उस गरीब को परेशान करने के लिए कुछ अमीर लोग होते हैं। तो अब इस बार फेंगयुआन उन अमीर लोगों में से बना था। हालाँकि मेन कैरेक्टर अभी भी वही है, देखेंगे पता चलेगा। एक लौता बेटा होने की वजह से बचपन से ही एकदम स्पॉइल्ड, यंग एज तक पूरा गुड फॉर नथिंग यंग मास्टर बन चुका था। फेंगयुआन फुल लेज़ी था, कल्टीवेट नहीं करता था, पर फैमिली ने इनसेन रिसोर्स जला-जला के भाई के ऊपर उसकी कल्टीवेशन पुश कराई थी। 16 साल की एज में बिना कुछ किए बंदा रैंक 5 तक पीक पहुँच गया था एकदम। वो पिछली लाइफ भूल चुका था, खुश था जब तक एक डेमोनिक ओवरलॉर्ड ने उनके क्लैन पर अटैक नहीं किया। क्वासी रैंक 9 पावर, विशियस हार्ट, क्लैन बिल्कुल मैच ही नहीं था उसका। ग्रैंडपा और फादर वॉर में मर गए, डीमन मिसिंग हुआ, डेथ की न्यूज़ चली और पर फेंगयुआन की लाइफ एक तरीके से डाउन गिर गई। और मदर मुश्किल से ही प्रोटेक्ट कर रही थी उसको। फिर कुछ साल बाद डीमन वापस आया। उसने आते ही पूरा क्लैन वाइप कर दिया, ब्लेस लैंड एकदम खराब कर दिए और फेंगयुआन ही एक सर्वाइविंग गो मास्टर बचा। यानी एक डीमन आया और सब कुछ खत्म करके चला गया। फेंगयुआन गुस्से में एकदम चिल्लाया। फेंगयुआन कहता डीमन मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन डीमन ने सिर्फ एक सांस में ही उसे उड़ा दिया। उसने फेंगयुआन के सर पर पैर रखकर हंसा और डीमन कहता है छोटे, तू मुझसे नफरत करता है, ठीक ही है, मेरे साथ भी यही हुआ था। तुम्हारे क्लैन के एक गो मास्टर ने एक छोटी सी गोवम के लिए मेरी पूरी फैमिली मार दी थी। मैं बच्चा था, रिवेंज की कसम खा ली, हेवन ने चांस दिया और आज फाइनली मैंने सब चुका चुका हूँ, पूरा रिवेंज ले चुका हूँ। हा 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 हा, वो बहुत हंसा। फेंगयुआन स्ट्रगल करता रहा, पर डेमोनिक भाई, डीमन तो डेमन है, डेमोनिक बंदा भाई उसका इसका जो था क्रश कर दिया। अब 3 दिन बाद एक शेड्यूल गेम में फेंगयुआन की आंखें खुली। फेंगयुआन शॉक में था। फेंगयुआन कहता क्या? मैं मरा नहीं, मेरा तो सर फट गया था ना। फिर उसको एक मेमोरी फ्लैश हुई। उसकी माँ ने चुपके से एक इमॉर्टल किलर मूव चलाया था। उसकी माँ की आवाज़ याद आई। माँ कहती है, बेटा ये मूव तुम्हारी सोल को प्रोटेक्ट करेगा, एक बार रिवाइव कर देगा। फ्यूचर में अगर एक्टिवेट हो, रिवेंज मत लेना, बस जीने की इच्छा रखना, क्योंकि ये बस एक ही बार बचा पाया था तुम्हें। अब अगली बार अगर तुम मरे तो तुम मारे जाओगे। ये सोचकर फेंगयुआन रो पड़ा। वो जिंदा इसलिए था क्योंकि माँ ने अपना एक लौता रिवाइवल उस पे यूज कर दिया था। वो खुद नहीं रिवाइव हो पाई और यही माँ का प्यार था प्राइसलेस, और वो खुद मर गई और इसको बचा लिया। हेटेड उसके अंदर भाई सुनामी की तरह भर गई थी। लव जितना डीप था, डीमन के लिए हेट उतनी ही इंटेंस हो गई। फेंगयुआन जमीन पर घुटनों के बल गिरा और कसम खाई। फेंगयुआन कहता है, चाहे जो प्राइस हो, मैं इस डीमन को मारूंगा। इस दिन से वो हार्डकोर कल्टीवेशन में लग गया। मिनिमम स्लीप थी, बहुत कम सोता है, स्ट्रिक्ट एकदम मुश्किल से ही खाना खा रहा है, एकदम टाइमिंग पे, नॉन स्टॉप ट्रेनिंग चल रही है भाई की। रिवाइवल के बाद बॉडी चेंज हो गई थी, पर एप्टीट्यूड अभी भी अनबीटेबल था। यानी वही रॉयल वाला एप्टीट्यूड था भाई का, होगा ए ग्रेड एप्टीट्यूड। मदर का छोड़ा हुआ मॉर्टल गू, स्टैश और क्लैन इनहेरिटेंस उसके पास ही थे। 8 साल गेम में भाई फुल ग्राइंड करा, रैंक 6 गो इमॉर्टल बन गया। पर रैंक 6 डीमन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं था। रिवेंज और भी स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि हम जानते हैं वो भाई बहुत पावरफुल डीमन था, शायद रैंक 8 का था। और रिसोर्स खत्म हुए, वो दुनिया में निकला प्योर वर्ल्ड डीमन के कंट्रोल में, मतलब एक तरीके से ना जा चुका था। पूरा जो वर्ल्ड था ना, अब डीमंस के कंट्रोल में था, यानी डेमोनिक पाथ के अंडर था, और ये बंदा अब दुनिया में निकला था। रैंक 9 के बिना वो नंबर 1 था। और फेंगयुआन असिस्ट ग्रुप्स जॉइन करता रहा, कल्टीवेट करता रहा। मीन्स उसका यही काम था। देखो, जो उसका डीमन था ना, जिससे उसे बदला लेना है, वो रैंक 8 है, और इस दुनिया में अभी कोई भी रैंक 9 का बंदा नहीं था। यानी सारे रैंक 8 वाली है, जैसा अभी चल रहा है सीन, बस ऐसा ही था। लेकिन एक चीज़ थी कि यहाँ पे जो डीमन है वो रैंक 8 का है, और ऊपर से ये जो पूरा वर्ल्ड है डेमोनिक पाथ में डूब चुका है, यानी सारे लोग डीमन टाइप के बंदे हैं इसलिए। और यहाँ पे सर्वाइव कैसे करे अपना बंदा? भले डेमोनिक पाथ हो, लेकिन राइटियस पाथ तो होगा, भले छुप के रह रहा हो, चाहे कैसे भी रह रहा हो, एकदम स्लो चल रहा हो, अलग रह रहा हो, कैसी भी जगह हो, फेंगयुआन उन्हीं जगह पे जा जाके रहता, कल्टीवेट करता रहा। पर डीमन इतना पावरफुल था कि जितनी भी फोर्सेस उसके अगेंस्ट जाती, सारी की सारी खराब हो जाती, गायब हो जाती, क्योंकि भाई डेमोनिक पाथ
तो बहुत ऊँचा पहुँच चुका था। बहुत सारे डीमन्स थे ना इसलिए। धीरे-धीरे हालत और ख़राब हो गई। बहुत कोई इमॉर्टल ड्रीम मतलब तरीके से मतलब ड्रीम सॉरी कह रहा हूँ, डीमन के ना एक तरीके से लैकी बन गए। फेंगयुआन रैंक 7 तक आ गया था। फिर भी डीमन के सामने भी 0 चांस था। लैकीज़ बार-बार अटैक करते, फेंगमैन हर टाइम इंजर्ड होता, कभी लक से बच जाता, पेन, स्ट्रगल, हार्डशिप बहुत अंदर एकदम भाई दब चुका था। हेटेड और ज़्यादा गहरा होता जा रहा था, जितना वो सहता ना उतना ही हेटेड बढ़ता जाता और एक्सपीरियंस उसका मॉन्स्टरस लेवल तक ग्रो हो गया था। और इतना एक्सपीरियंस हो गया कि भाई अब बहुत कम बोलता था। पानी में अपना ओल्ड चेहरा देखकर बंदा कहता है अपना फेंगयुआन मेरी लाइफ स्पैन बहुत कम बची है, यानी बूढ़ा हो रहा था। उसने गुई इमॉर्टल को रिक्वेस्ट किया। ये वही था जिसने कभी उसकी जान बचाई थी और डीमन का एनिमी भी था। फेंगयुआन कहता है प्लीज़ लाइफ स्पैन को दे दो। मैं तुम्हें मतलब तुम्हें ना 3 रैंक 7 इमॉर्टल को दूँगा। लेकिन वो इमॉर्टल सीधा बोलता है। इमॉर्टल कहता है लाइफ स्पैन को बहुत मुश्किल से मिलता है भाई। मेरी भी लाइफ स्पैन कम है। मैं मर जाऊँ तो इमॉर्टल गो का क्या फ़ायदा? सॉरी यार, वापस चले जाओ। फेंगयुआन ने ज़ोर से कहा। फेंगयुआन कहता है मुझे बहुत ज़रूरी है, मेरे पास जाने की वजह है, प्लीज़ सॉरी जाने की सॉरी कह रहा हूँ जीने की वजह है। अरे डीमन को मारना चाहता था ना इसलिए, तो वो कहता है मेरे को मेरे पास जीने की वजह है, प्लीज़ मदद कर दो। और इमॉर्टल ने शांति से जवाब दिया। इमॉर्टल कहता है हर किसी के पास जीने की वजह होती है। तेरा रिवेंज इम्पोर्टेंट है, पर मेरा भी तो है। मैं क्यों मरूँ ताकि तू जी सके? दूसरी जगह ट्राई करो, जाओ यहाँ से। फेंगयुआन चुप हो गया। उसने रीज़न को समझा पर लाइफ स्पैन को फिर भी नहीं मिला। डीमन ने वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सब लाइफ स्पैन को खत्म कर दिए थे। मिलना लगभग इम्पॉसिबल था। रात भर फेंगयुआन ने अपने पेरेंट्स के ग्रेव के सामने घुटने टेक कर रोया, चीखा। सुबह तक उसकी आंखों में बस एक डेंजरस स्पार्क बचा था। उसने रिस्क लिया, अपने बेनिफैक्टर को ही मार दिया, लाइफ स्पैन को छीन लिया। अब उसकी लाइफ एक तरीके से बढ़ चुकी थी और कल्टीवेशन कंटिन्यू हुआ। रिवेंज का चांस ढूँढने के लिए बॉटम लाइन टूट गई थी। वो एक बहुत मतलब डी खुद भी डीमन जैसा ही तो हो गया। उसने मतलब एक बंदे को मार दिया, अपने बेनिफैक्टर को मार दिया, उसका लाइफ स्पैन को चुरा लिया, है ना? तो फेंगयुआन कहता है डीमन बनना पड़े तो भी चलेगा, रिवेंज के लिए मैं कुछ भी करूँगा। डीमन प्योर वर्ल्ड का किंग बन चुका था। वो कोई उसका स्टेटस से हिला नहीं सकता था। फेंगयुआन को अटैक का कोई चांस नहीं मिल रहा था। हेटेड उसके अंदर मॉन्स्टर की तरह ग्रो हो रही थी। तब फेंगयुआन ने डीमन के आस-पास के लोगों पर फोकस किया। डीमन की अब फैमिली थी, वाइफ थी, सबऑर्डिनेट्स थे, बहुत सारे बच्चे भी थे। उनमें से एक लड़की सबसे ज़्यादा मतलब पैम्पर्ड थी, यानी बहुत ज़्यादा उसको पाला-पोसा था। डीमन ने उसे सिर्फ 16 साल की एज में गो इमॉर्टल बना दिया था, शॉकिंग कॉस्ट चुकाकर। फेंगयुआन ने डीप स्कीम सेट करी। उसने एक तरीके से कोइंसिडेंस क्रिएट किया और धीरे-धीरे उस फीमेल इमॉर्टल के पास पहुँच गया। और जब उसके पास पहुँचा, फीमेल इमॉर्टल ने हल्का से स्माइल करा। इसका नाम था लिटिल शैंक। तो लिटिल शैंक कहती है, "तुम मुझे लिटिल शैंक बुला सकते हो और थैंक यू फॉर सेविंग मी।" वो बिल्कुल इनोसेंट थी, इसलिए फेंगयुआन पर जल्दी ट्रस्ट कर लिया। वही यार सिचुएशन डाल दी होगी बॉलीवुड सीन की तरह, थोड़ी मुसीबत में आ गई होगी, हीरो बनने आ गया अपना फेंगयुआन और आके हेल्प कर दी। हालाँकि मैं जानता हूँ इसने क्यों ऐसा करा होगा, ये इसको बचाना तो चाहता नहीं बल्कि मारना चाहता होगा। लेकिन वही बात है कि डीमन को ज़्यादा मारना ज़रूरी है। देखते हैं अब आगे क्या होगा। फेंगयुआन एक्टिंग में तो भाई परफेक्ट हो चुका था। ह्यूमन इमोशन को समझकर उसका स्किल एक तरीके से बड़ा डेवलप हो गया था। पहले उसका प्लान सिंपल था, लिटिल शैंक को मार डालो ताकि डीमन को अपने बच्चे का दर्द महसूस हो। लेकिन टाइम के साथ फेंगयुआन के दिल में चिंगारी जग उठी। जब लिटिल शैंक ने अपना प्यार कन्फेस किया, फेंगयुआन लिटरली पैनिक हो गया और बिना कुछ बोले भाग गया। वो गायब हो गया और सीधा पेरेंट्स की ग्रेव के सामने आकर गिर पड़ा। आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया कि वो लिटिल शैंक से प्यार कर बैठा है, अपनी एनिमी की बेटी से, यानी अपने दुश्मन की बेटी से, जिस डीमन ने उसका पूरा परिवार खत्म करा, उसकी बेटी से। कन्फ्यूजन, दर्द, गिल्ट सब मिक्स हो चुका था। आखिर में उसने फैसला लिया कि लिटिल शैंक को नहीं मारना, सिर्फ डीमन को ही तो मारना है। डीमन का ही तो मतलब मार के रिवेंज लेना है, उसको थोड़ी ना कुछ करना है। फेंगयुआन ने डिस्गाइज चेंज करा, रॉबरीज की, रिसोर्स कलेक्ट किए और अपने पेरेंट्स की ग्रेव के पास ही कल्टीवेट करके रैंक 8 तक पहुंच गया। पर इस एडवांसमेंट में वो बहुत बैडली इंजर्ड भी हो गया था। रिकवरी का टाइम लिटिल शैंक वापस आ गई। उसने डायरेक्टली सवाल ठोक दिया। लिटिल शैंक कहती है, "जब मैंने कन्फेस किया, तुम भाग क्यों गए? ये पहली बार था। आंसर दो ना प्लीज़। मैंने पहली बार किसी से कन्फेस करा अपने प्यार का।" फेंगयुआन कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने पेरेंट्स की ग्रेव पर ले जाकर एक सिंपल चीज़ कही। फेंगयुआन कहता है, "ये मेरी पुरानी लवर की ग्रेव है।" लिटिल शैंक एकदम से शॉक हो गई। उसे लगा कि मतलब वो प्यार वाली लवर मतलब जिससे प्यार करते हैं वो वाली लवर। तो लिटिल शैंक कहती है, "लेकिन इस पे कोई नाम नहीं लिखा।" फेंगयुआन ने दोबारा थोड़ा-सा लंबी साँस ली और कहा, "क्योंकि मैं उसका नाम कभी जान नहीं पाया, मतलब पता ही नहीं चला मुझे।" फिर उसने एक ट्रेजिक लव स्टोरी सुनाई, इतनी इमोशनल कि लिटिल शैंक भाई एकदम बह-बह के रोई, एकदम भाई आँसू निकाल दिए, टसुए निकल गए इतने सारे क्या बताएँ। लिटिल शैंक कहती है, "मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें इस ट्रॉमा से निकालने में हेल्प करूँगी,
क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फेंगयुआन भी उससे प्यार करता था, पर उसने ना दूर रहना चूज़ करा था। डरता था कि रिवेंज के बाद लिटिल शैंग को और बड़ा दर्द मिलेगा, क्योंकि मतलब फेंगयुआन उसके बाप को मार देगा ना, तो उसको बुरा लगेगा और ये भी लिटिल शैंग के साथ रहकर उसका रिवेंज वीक ना पड़ जाए, ये भी उसको लगता था। उसी रात डीमन भी आ गया, उसका इंटरनल एनिमी। डीमन ने लिटिल शैंग को सुला दिया, फेंगयुआन को फोर्स से ले गया। लेकिन फेंगयुआन का डिस्गाइज़ इतना स्ट्रॉन्ग था कि डीमन उसकी असली आइडेंटिटी समझ ही नहीं पाया था अभी तक। उसे नहीं पता था ये कौन है। डीमन ने हैवी टोन में कहा, डीमन कहता है तुम रैंक 8 हो, मेरी बेटी के लायक हो, उसका ख्याल रखना, वो तुमसे सच में प्यार करती है। फिर वो चला गया। फेंगयुआन कंफ्यूज था। डीमन के टोन में प्योर फादरली लव महसूस हो रहा था उसे। उसने डाउट को समझा, फिर प्रोबिंग शुरू की। लिटिल शैंग ने एक शॉकिंग सीक्रेट बताया। डीमन रैंक 9 ब्रेक थ्रू ट्राई करने वाला था, पर सक्सेस की सक्सेस का ना कॉन्फिडेंस एकदम बहुत लो है। हम जानते हैं रैंक 9 बनना ऐसी हलवा थोड़ी ना है। बनते बनते अपना बोकिंग भी मारा गया, तो क्या बोले। फेंगयुआन के लिए न्यूज़ प्योर होप थी। अगर डीमन फेल होता तो चाहे मारे ना मारे वो तो मर ही जाएगा, और एक तरीके से अगर मान भी लो नहीं मरता वो, तो इंजर्ड तो हो जाएगा, और ये फेंगयुआन को तो गोल्डन चांस की तरह लगेगा और पक्का वो उस दिन उसे मार देगा। फेंगयुआन की हेटेड इंस्टेंटली अवेकन हो गई। वो बिल्कुल काम और स्ट्रैटेजिक मोड में चला गया कि अब बस सब्र करते हैं, घात लगा के बैठे रहेंगे और जैसे ही इसका कुछ होगा स्टार्ट करेंगे। लिटिल शैंग के पास रहना अब उसकी प्लानिंग का एक पार्ट था। और जैसे एक्सपेक्टेड था, डीमन रैंक 9 एडवांसमेंट में फेल हो गया। वो एक वैली में छुप कर हील कर रहा था, पर उसकी लोकेशन लीक हो गई। उसके ही मोस्ट ट्रस्टेड असाइड ने उसे बिट्रे कर दिया। डीमन हमेशा आयरन फिस्ट से रूल करता था। नेचुरली सबऑर्डिनेट्स उसे हेट करते थे। न्यूज़ फैली और 5 रीजन के गोई मॉडल एक साथ डीमन को भाई सराउंड कर गए मारने के लिए। डीमन डेंजर में था। लिटिल शैंग यहाँ पे रो पड़ी। वो अपने फादर को बचाने जाना चाहती थी, बचाना चाहती थी कि पापा बच जाएँ। फेंगयुआन उसके साथ चला और लिटिल शैंग के दिल से मूव्ड हो गई थी। मूव्ड मीन्स ऐसा ही होगा कि वो एकदम दिल से चाहती होगी बचाना, और मुझे ऐसा लग रहा है फेंगयुआन ये चाहता है कि ये इसके साथ जाएगा, ऐसे भी नाटक करेगा कि चलो, चलो चल लेते हैं। देखो सबको लोकेशन पता है, लेकिन वो वैली के अंदर यही तो पता है, ये थोड़ी ना पता वैली के कौन-सी गुफ़ा में या कहाँ पे बैठा होगा। ये तो शायद लिटिल शान को पता होगा, क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा बातचीत करने के लिए। लिटिल शान उसके पास जाएगी अपने फेंगयुआन को लेके और फेंगयुआन उसे वहीं निपटा देगा। हो सकता है ये प्लानिंग हो फेंगयुआन की, आगे देखते हैं पता चलेगा। फेंगयुआन ने डीमन के पास पहुंचने का मौका ले ही लिया था, और बैटल स्टार्ट होते ही डीमन ने वीक होने के बावजूद कई गो इमॉर्टल को एक-एक करके मार दिया। बाकी इमॉर्टल को लगा कि अब चांस है, सब जान देकर भी रुके रहे। फेंगयुआन पीछे से इन्फॉर्मेशन लीक करके डीमन को और डेंजर में ढकेलता रहा। फाइनल फाइट में दोनों साइड बिल्कुल खाली थी, रिसोर्स ज़ीरो थे। लक से फेंगयुआन के हाथ लग गई इमॉर्टल फॉर्मेशन की कमांड, और एक ही लास्ट स्ट्राइक बची थी। जिस तरफ मार देता वही जीत जाती। यानी अगर वो मारता डीमन की तरफ तो डीमन खत्म, राइटिस्ट पाथ विन, और अगर मार देता राइटिस्ट पाथ की तरफ तो डीमन बच जाएगा। गो इमॉर्टल चीखते हुए कहता है, फेंगयुआन जल्दी डीमन को खत्म करो, दुनिया बचा लो। लिटिल शान बिल्कुल होपलेस थी। उसकी सारी उम्मीदें बस फेंगयुआन पर टिकी हुई थी। डीमन फेंगयुआन को कहता है, इन सबको मार दे, मैं तुझे वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बना दूंगा। रिच, पावर और मेरी डॉटर तेरे साथ तो लाइफ भर रहेगी, और क्या चाहिए तुझे। फेंगयुआन यहाँ पे फ्रीज था। पेरेंट्स की आवाज़ दिमाग में गूंज रही थी। पेरेंट्स उसके कह रहे थे, मार दो बेटा, मार दो, बदला ले लो, हमारे क्लैन के लिए बदला ले लो। फेंगयुआन का हार्ट एकदम फट रहा था। अगर डीमन को मारे तो लिटिल शांग मर जाएगी, अगर इमॉर्टल को मारे तो डीमन जीत जाएगा, और बदला हमेशा के लिए मुश्किल हो जाएगा। और डीमन रिकवर हो गया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, जैसा अभी मौका मिल रहा है। टाइम भाई खत्म हो रहा था। सबकी नज़र उस पे ही टिकी हुई थी। अचानक फेंगयुआन के फेस पर सारी एकदम झिझकी जो हेजिटेशन होती है ना, सब गायब हो गई। उसकी स्माइल थोड़ी-सी मोकिंग सी हो गई। वो हल्की-सी हल्का-सा ना हँसी वाली चेहरा बनाया, हल्का हँसा-सा, और एक गहरी साँस ली, बिल्कुल रिलैक्स। डीमन कहता, पागल मत बनो, डिसीज़न लो, यहाँ साँस लेने का वक़्त नहीं है तुम्हारे पास। फेंगयुआन एकदम शांत टोन में कहता है, मैं खुद पे हँस रहा हूँ और तुम सब पर भी हँस रहा हूँ। प्यार, दोस्ती, बदला, खून, तुम्हें सब ये सब कितना बोरिंग नहीं लगता है? बोरिंग नहीं लगता तुम्हें ये सब? और उसी पर पूरा ड्रीम दोबारा से कोलैप्स हो गया, यानी फेंगयुआन दोबारा जाग गया। एट दिस पॉइंट मुझे लग रहा है ना फेंगयुआन बस मज़े ले रहा है इस मेज के। मेरे को लग रहा है फेंगयुआन ना हमेशा से जागा हुआ है। वो बस एंड में आता है, और ये जो लीवायु विनरेज क्या नाम है इसका? ये जो बंदा इसको ड्रीम में सुला रहा है बार-बार, ये बस इसे दिखा रहा है, ऐसे फेंगयुआन मज़े लेते हुए उसे दिखा रहा है कि देख कुछ नहीं है। मैं बल्कि ये फेंगयुआन को राइटियस पाथ में लाना चाहता है डेमोनिक पाथ से, लेकिन फेंगयुआन बार-बार इसको ही एंड में जाके ऐसी सिचुएशन दिखाता है कि अब तू खुद ही देख, तू खुद देख, तू ही डेमोनिक पाथ में आ जा। देख रहे हो? उल्टा ये रिवर्स मैनिपुलेट कर रहा है भाई फेंगयुआन अपना।
अब यहाँ पे सीन दोबारा से शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है बूम आवाज़ के साथ, बूम आवाज़ आई, एक भयानक ब्लास्ट और ब्लैक हेयर कॉन्टिनेंट का एक और सिटी मिट्टी में मिल गया। हज़ारों हेरी मैन वहीं पे मर गए और ज़ख्मी हो गए। बिल्कुल, सीन शिफ्ट हो चुका है और हम आ चुके हैं वापस से नॉर्थर्न प्लेन्स लांगिया ब्लसलैंड के अंदर। लांगिया लैंडस्पेड गुस्से में चीख कर कहता है, फेंग जीजे तू मरने लायक है। फेंग जीजे एकदम भाई कोल्ड स्माइल के साथ ऊपर उड़ गया। सिल्वर जायंट उसके पीछे भाग रहा था, हर जगह हीलिंग लाइट छोड़ता हुआ। बचे हुए हेरी मैन ठीक हो गए, पर ओवरऑल फाइट तो भाई अभी भी उसका कोई फ़ायदा नहीं चल रहा था, बल्कि फेंग जूजे ही सब कुछ ख़त्म करे जा रहा था। दोनों सिल्वर जायंट वर्सेस फेंग जीजे रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थे, कोई भी किसी को रोक नहीं पा रहा था और बल्कि फेंग जीजे इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उसके आस-पास की चीज़ों को तबाह कर रहा था, क्योंकि रोक तो सकते नहीं, तो आस-पास की चीज़ों को तबाह करो, पागल कर दो लैंड स्पीड को। लैंड स्पीड भाई आँखों में एकदम रेज लेकर कहता है, फेंग युआन का रिप्लाई नहीं आया अभी तक, क्यों नहीं आ रहा? कॉन्टैक्ट टीम एकदम सर हिला रही थी। लैंड स्पीड कहता है, घटिया है भाई, इतने क्रूशियल टाइम पे भाई अनरीचेबल है, हम कैसे उस तक रीच नहीं कर पा रहे? कहाँ भाग रहा है वो? नहीं, फेंग युआन कोई कावर्ड नहीं है, वो कभी भाग नहीं सकता। लो, यानी उसके ऊपर भी हेवनली कोड का कोई टारगेट है, यानी किसी ने उसको टारगेट करा है। गुस्सा भी था, लेकिन दिमाग बिल्कुल क्लियर चल रहा था कि भाई फेंग युआन आ जाता, पक्की बात थी वो आता। हो ही नहीं सकता कि वो भागे, वो कावर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो आया नहीं, मीन्स उसके ऊपर हेवनली कोड का अटैक हो चुका है। सिक्स्थ ईयर कहता है, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ऐसे चेस करते रहे तो हम सब बर्बाद हो जाएँगे। बाकी हेरी मैन इमॉर्टल भी टेंशन में थे, पर बोलने की हिम्मत बस सिक्स्थ ईयर में थी। अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है कि लांगे लैंडस्पेट ने गुस्सा नहीं करा, क्योंकि एक हेरी मैन ने उस जवाब दिया था तो। वो हल्की सी इविल स्माइल देता हुआ कहता है, लैंडस्पेट कहता है, चिंता मत करो, सेंट्रल कॉन्टिनेंट वाले अकेले नहीं आए, हमारे पास भी रिइंफोर्समेंट है। फेंग जीजे को लगता है उसका प्लान सक्सेसफुल है, पर सब मरने वाले हैं ये यहीं पर, अब देखना। सिक्स्थ ईयर में मतलब सिक्स्थ ईयर था, उसकी आँखों में चमक आई तो वो कहता है, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? तो इमॉर्टल्स तो बाकी समझ गए। हेरी मैन इमॉर्टल कहते हैं, राइट, हम अकेले थोड़ी ना हैं। हाँ, 4 अलायंस है हमारे पास, 4 रेसेस की अलायंस हमारे साथ खड़ी है। फेंग युआन ने जब अलायंस बनाया था, तब ये भी सिचुएशन सोची हुई थी कि अगर लांग या लैंड पे अटैक हो जाए तो अल्टीमेट बैकअप क्या होगा? 4 अलायंस आपस में मदद करेंगी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट वाले समझ रहे थे सब सेफ हैं, क्योंकि लांगिया की प्राइम फोर्स सिल्वर जायंट में बिजी थी। बट एक्चुअल में इंकमैन, रॉकमैन, स्नोमैन और बाकी जो आर्मीज थी पहले ही यहीं छुपे हुए थे। हिडन रेइंफोर्समेंट थी। यहाँ पे अब देखते हैं, रॉकमैन शीशोंग रैंक 7 था। अब वो फाइनली एक्शन का टाइम आ गया और कहता है, स्नोमैन बिंग फैंग रैंक 7 था। वो कहता है, चलो और कितना वेट करना है हमें? तो क्लोज कॉम्बैट बिंग जू रैंक 7 था। कहता है, काश यार मैं भी लड़ पाता तुम्हारे साथ। इंकमैन इमॉर्टल हंसकर कहता है, अरे फॉर्मेशन इतनी पावरफुल है, हमें मैनुअली लड़ने की क्या जरूरत है? उसके साथ कई रैंक 6 इमॉर्टल भी रेडी थे। अलायंस रूल सिंपल था, लांगिया पे अटैक हुआ तो सब रेसेस को मिलकर डिफेंड करना पड़ेगा, वरना बाद में पनिशमेंट है। बट इस बार तीनों रेसेस खुद मतलब खुश होकर यहाँ पे आए थे, यानी कोई ज़बरदस्ती नहीं, खुद ही आए हैं खुश होकर। ह्यूमंस से नेचुरली नफरत तो करते ही हैं, पर अपने इमॉर्टल की सेफ्टी भी सबसे पहले थी, इसलिए लांगिया लैंड जो ब्लेस लैंड था, एक हिडन इमॉर्टल फॉर्मेशन था, जो उनकी सेफ्टी गारंटी करता था। इस बार सेंट्रल कॉन्टिनेंट वाली आर्मी बिल्कुल की एकदम क्लूलेस थे कि यहाँ पे कोई रेनफोर्समेंट भी आई हुई है, और रेनफोर्समेंट छाई हुई थी, फुल रेडी थे, वो स्ट्राइक करने को बिल्कुल रेडी थे। और पता है, एवर सिंस रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन भी इनके पास था, जो कि रैंक 8 इमॉर्टल गुहा हाउस था। इमॉर्टल गुहा हाउस क्या, उस कोल्ड्रोन को ही मान लो जो क्वीन बाईशेंग उसके अंदर से एक गुच्छा चुरा के भाग गया था अपनी वो फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए, रिफाइनिंग के लिए। याद होगा तुम्हें, जब इमॉर्टल फेटिश को रिफाइन करना था, यहाँ पे आया था एक बार अटैक करने, यहाँ से चुरा के भागा था, याद होगा तुम्हें। फेंग युआन भी यहाँ पे डिफेंड कर रहा था, तो वो चीज़ थी। तो यहाँ पे जो रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन था, असल में एक रैंक 8 का इमॉर्टल गुहा हाउस है। शैडो सेट के अटैक में टूट गया था और उसका कोर को चला गया था। लैंगलैंड की डिफेंस हॉल एकदम ब्रोकन सी बन चुकी थी। फेंग युआन ने ये वीकनेस बहुत पहले ही नोटिस कर ली थी, इसलिए उसने लैंड स्पीड से टन्स ऑफ इनहेरिटेंस एक्सचेंज किए थे और उन्हें मिक्स करके उसने पूरी ब्लेस्ड लैंड को अंदर ना एक क्या लगाया था, एक हिडन सुपर फॉर्मेशन लगाई थी इमॉर्टल वाली, तैयार कर दिया था। और नॉर्मल टाइम पे बिल्कुल इनविजिबल रहती है, पर जब दुश्मन अटैक करे तो भाई फुल पावर अनलीश करती है। ये फॉर्मेशन स्पेशली हेरी मैन प्लस अलायंस रिइंफोर्समेंट के लिए बैटल स्टाइल के हिसाब से बनाई गई थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है, इस फॉर्मेशन में फेंग युआन ने सीक्रेटली बैक डोर छोड़े थे यानी कोई भी छुप सकता है, इधर से उधर से आ सकता है, इधर से उधर टेलीपोर्ट कर देगा एकदम, ऐसा मान लो। अब देखते हैं, रेनफोर्समेंट एक्टिव होती है सुपर फॉर्मेशन के अंदर। इंकमैन, रॉकमैन, स्नोमैन, इमॉर्टल जैसे ही ब्लेसलैंड पहुंचे, लैंड स्पीड ने उन्हें फॉर्मेशन में डाल दिया। सबने इमॉर्टल एसेंस का पंप किया और बूम, फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल शॉक में थे, वो कहते अबे ये क्या, एक और हिडन सुपर फॉर्मेशन? दूसरा कहता है इम्पॉसिबल है, लांगिया के पास मैन पावर कहाँ से आ गई, इतने सारे अभी तो लोग मारे हैं इसके। वो एक तरीके से ना खुद बना हुआ फॉर्मेशन एक सेकंड में क्रैम्बल हो गया था, कई इमॉर्टल गिर गए थे जो खुद फॉर्मेशन सेट कर रहे थे ना,
अरे याद होगा ना, इस क्या कर रहे हैं लोग, इन लोगों का काम ये था कि ब्लेसलैंड के अंदर घुसना है, लांग या ब्लेसलैंड के अंदर यहाँ घुसकर फेंग जीजे बिजी रखेगा अपने लैंड स्पीड को, और तब तक ये जितने बचे हुए लोग हैं इनको एक फॉर्मेशन बनानी है जिससे हेवनली कोड के इमोर्टल है ना वो यहाँ पे अंदर घुस जाए, या 10 ग्रेड तक के इमोर्टल यहाँ पे घुस जाए और पूरा का पूरा कब्जा कर ले ब्लेसलैंड के ऊपर। लेकिन फॉर्मेशन बनेगी तभी तो वो यहाँ से आ पाएंगे। अब वो फॉर्मेशन टूटने लग गई क्योंकि भाई इनको तो झटका लग गया था, क्योंकि यहाँ पे तो अलग ही चीजें चल रही हैं। बिंगज़ुओ एंड टीम ने मौका पकड़ के फुल फोर्स से अटैक करा। फॉर्मेशन का इनविजिबल प्रेशर एक जायंट ग्राइंडर जैसा था। 2 सीसी गुई मॉडल वहीं मर गए। अरे भाई साहब 2 सीसी। फेंग जीजे का एक्सप्रेशन एकदम बिगड़ गया। फेंग जीजे कहता है, लांग या लैंडस्पीड तुम्हारी चाल सच में मैं फँस गया भाई, क्या खतरनाक चाल चलते हो तुम। उसे समझ आ गया कि पूरी प्लान एकदम भाई पलट चुका है। अब उसे सेंट्रल कॉर्नर के इमॉर्टल को बचाने के लिए वापस ही जाना पड़ेगा। जो ये प्लान बना रहा था कि हम हेरी मैन को मारते रहेंगे, मेरे पास वो बिज़ी रहेगा और बाकी लोग मेरे बना देंगे फॉर्मेशन को और हमारे पास रेनफोर्समेंट आ जाएगी। लेकिन प्लान बिगड़ चुका था। प्लान में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है बाकी रेसेस की भी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। पर सिल्वर जायंट प्लस सुपर फॉर्मेशन के प्रेशर ने उसको पकड़ रखा था। अब देखो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट आई है बाकी रेसेस की, वो लोग खुद अटैक नहीं कर रहे, वो सुपर फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं जो फेंगयुआ ने बनाई है, और इसकी वजह से इनके ऊपर दिक्कत आ रही है। वो सिर्फ देख सकता था कि कैसे लास्ट सीसी इमॉर्टल भी मर गया, यानी इसके बचे हुए सारे इमॉर्टल खत्म हो गए। अब फेंग जीजे भाई फाइट बैक करता है। फेंग जीजे गुस्से में कहता है, हमारी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक मतलब लीक कैसे हुई, हमारी इन्फॉर्मेशन इतनी वीक कैसे है, इन्हें पता कैसे चला, ये सब छुपे कहाँ थे, इनको पता था कि हम अटैक करने वाले हैं। अटैक हर तरफ से हो रहा था, सिल्वर जायंट ऊपर से, फॉर्मेशन की फोर्स नीचे से, भाई का तो कचुम्बड़ बनने वाला था। तब फेंग जीजे ने फाइनली अपनी फुल पावर मोड में आया। अब वो यूज करता इमॉर्टल किलर मूव ग्रीन जेड सॉन्ग। जैसे ही ट्यून निकला आवाज भाई मोतियों की तरह चमकी, म्यूजिक फैला, जहां जहां इसकी आवाज गई सब कुछ ग्रीन जेड में बदल गया। क्लाउड्स ग्रीन जेड बन गए, सॉइल ग्रीन बन गई, जो मतलब वाटर बह रहा था, रिवर वैसा वाटर, वो सब भाई ग्रीन बन गया। इवन सिल्वर जायंट जो यहाँ पे था वो भी ग्रीन जायंट बन गया। 100 ली का एक एरिया जेड वर्ल्ड बन गया पूरा। लांगे लैंडस्पेट जो था जेड स्टैचू के अंदर फंसा हुआ था, वो कहता है ये ग्रीन जेड सॉन्ग काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी क्रैक क्रैक आवाज आई, सिल्वर जायंट ने स्टैचू तोड़ दिया। फिर से फेंग जीजे पर भाई टूट पड़ा। फेंग जीजे को पता था कि ये मूव रैंक 8 है, पर सिल्वर जायंट को सिर्फ टेम्परेरी रोक सकता है, मार थोड़ी ना पाएगा। पर बस इतना ही टाइम उसे चाहिए था, क्योंकि जैसे ही उसने उसे रोका था उसी के टाइम में बीच में उसने एक और इमॉर्टल के मूव चला दिया जिसका नाम था सबमिशन सॉन्ग। ये मूव मल्टीपाथ मूव था, विजडम, एंस्लेमेंट, साउंड और सोल। आवाज फैलते ही पूरा लांग या ब्लेसलैंड कवर हो गया। ये मूव नॉर्मली डेसरेट बीस्ट, एशियन डेसरेट बीस्ट को इंस्टेंटली लॉयल बना देता था, पर लांग या लैंडस्पेड हंसकर कहता है, फेंग जीजे सीरियसली, फेंगयुआ ने पहले ही बता दिया था तुम्हारा सबमिशन सॉन्ग का काउंटर। पहले फाइट में ही हम सारे बीस्ट को इमॉर्टल प्राइमेसी में शिफ्ट कर चुके हैं, यहाँ पे तुम कंट्रोल किसको करोगे? भाई क्या होता है, मतलब नो योर एनिमी और नेवर लॉस, ये फेंगयुआ ने इसको बता रखा था। हेवेली कोर्ट लांगया का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, और लांगया भी हेवेली कोर्ट का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। फेंगयुआ ने स्पेशली उसे सब कुछ बताया था। फेंग जूजे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब अलर्ट था, उसे रहना भी था, क्योंकि अगर नहीं रहा तो वो हो जाएगा काम उसका। तो भाई ने दोबारा यूज़ करा हेवन एंड अर्थ सॉन्ग का। फेंग जीजे ने एक गहरी सांस ली, तीसरा किलर मूव एक्टिवेट करा हेवन एंड अर्थ सॉन्ग। आवाज़ इतनी क्लियर थी, इतनी लाउड थी कि पूरे हेवन एंड अर्थ को वाइब्रेट कर दे। ये मूव इन्वायरमेंट की माइट खींचकर अपोनेंट की पावर को वीकन करता था। बैटल इंस्टेंटली और बढ़ गई। लांगे लैंड वर्सेस फेंग जीजे, सुपर फॉर्मेशन प्लस जायंट, सिल्वर जायंट और एक वर्सेस एक लेजेंडरी जीनियस। देख रहे हो, पहले नाम वर्सेस नाम, फिर टाइटल वर्सेस टाइटल। द लेजेंडरी जीनियस। आगे देखते हैं। ये मूव यहाँ ऑलमोस्ट यूजलेस था। लांग वेस्टलैंड का हेवन एंड अर्थ खुद फेंग जूजे का दुश्मन, तो उसकी रेसोनेंस नेचुरली जीरो ही होगी। यानी पता है क्या होता है, फेंग जूजे की मदद करता है हेवन एंड अर्थ कि सामने वाले को वीक करने के लिए। लेकिन ये जो हेवन एंड अर्थ है ये ब्लेस लैंड के अंदर वाला सीन है, और यहाँ पे हेवन एंड अर्थ अपना लैंड स्पिरिट ही खुद है। यहाँ पे वही एक तरीके से गॉड है, वही भगवान है, तो दिक्कत तो हो ही जाएगी। अटैक ज़ीरो हो गया। फेंग जू जब यूज़ करता है सबसे खतरनाक ट्रम्प कार्ड, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, सप्रेशन सॉन्ग। फेंग जीजे लेफ्ट एंड राइट जिगजैग करता हुआ सबसे डेंजरस मूव चला देता है। ये सॉन्ग इमॉर्टल फॉर्मेशन और इमॉर्टल गो हाउसेस को तोड़कर टुकड़े टुकड़े में बदल देता है, और बेस्ट है, हमने देख चुके हैं, खतरनाक था। कभी क्लियर जेड ड्रिपिंग वन टाइनी बैम्बू बिल्डिंग भी ऑलमोस्ट तोड़ दिया गया था इसके द्वारा। सिल्वर जायंट मतलब बराबर है एशियन बैटल फॉर्मेशन के, और बिंग जू का ग्रुप सुपर फॉर्मेशन जो थी इमॉर्टल फॉर्मेशन उसको कंट्रोल कर रहा था। जैसे ही सेपरेशन स्ट्रांग उन्हें हिट हुआ, सबकी फॉर्मेशन हिल गई उसी वक्त। अगर ये फॉर्मेशन टूट जाती तो वेरिएंट ह्यूमन को इंडिविजुअल फाइट करना पड़ता, और फेंग जेजे भाई उन सबको सोलो क्रश कर देता। इंडिविजुअल फाइट में तो चांस ही नहीं था वो जीत जाए। इस बार मूव चलते चलते ही यूज कर सकता था, पुरानी वीकनेस अभी तक जा चुकी थी।
सॉन्ग पहले सॉफ्ट और थोड़ा-सा हल्का-हल्का था, फिर धीरे-धीरे इमोशनल एक जो वेव थी ना वो बनकर दिल में घुसने लग गया। सैडनेस, हेल्पलेसनेस, दर्द ऑफ सेपरेशन यानी अरे यार पेन ऑफ सेपरेशन, लवर से बिछड़ने का सेपरेशन, दोस्त से लास्ट फेयरवेल का सेपरेशन और फैमिली की डेथ का ग्रीफ, ये सब कुछ इसके अंदर था। सबके हर्ट्स में एक हैवी प्रेशर आ गया था। लांगे लैंडस्पेट अब यहाँ पे स्नैप करता है। लांगे लैंडस्पेट फुल वॉल्यूम में आता है, कहता है मैं तेरी सेपरेशन की और उसी वक्त किलर मूव रेडी हो गया। इमॉर्टल किलर मूव, कंप्लीट साइलेंस। जैसे ही वो तेरी वेरी करने के शुरू करता है अपना लैंडस्पेट, उसी वक्त इमॉर्टल किलर मूव कंप्लीट साइलेंस चला दिया गया। सिल्वर जायंट एकदम सुन्न पड़ गया वहीं पर और ग्लो कर गया। जहाँ-जहाँ लाइट पड़ी, सेपरेशन सॉन्ग का साउंड इंस्टेंटली म्यूट हो गया। फेंग जीजे फाइनली अब शॉक्ड हुआ कि अबे ये क्या है? ये मूव प्योर रैंक 8 लेवल का हार्ड काउंटर था। लांगे लैंड्सपेट चिल्लाते हुए कहता है, फेंग जीजे तेरा ये जो मतलब ये जो तेरी डेथ बेड है ना, यहीं पे होने वाला है। तेरा जो डेथ ईयर है, डेथ का डेट है, सब कुछ फिक्स हो चुका है और तू यहीं पे मरने वाला है। अब हमें पता चलता है कि लैंड्सपेट ने अटैक नहीं चलाया था, ये सुपर गू फॉर्मेशन से अटैक निकला था और ये अटैक ये जो मतलब फेंगयुआन ने कभी बताया होगा कि यार वो किसी दिन सेपरेशन सॉन्ग चला देगा तो तुम्हारे ब्लेस लैंड की और तुम्हारे फॉर्मेशन और तुम्हारी खुद की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तुम्हारे 400 टुकड़े हो जाएँगे। इसलिए फेंगयुआन शायद इन्हें बता के गया था कि सेपरेशन से बचने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, एक मूव यूज़ करना कंप्लीट साइलेंस नाम का, जिससे सप्रेशन सॉन्ग म्यूट हो जाएगा और बस तुम बच जाओगे और वही यहाँ पे यूज़ हुआ था और लैंडस्पेट वही गाली कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, गाली देते हुए कि तेरी और उसने बोल दिया था तेरी डेथ बेड यहाँ पे फिक्स है। सिल्वर जायंट ने सीधा स्टॉर्म किया, फ्रैंक जीजे एकदम बैक स्टेप करता गया, बस डॉज कर सकता था। इस बार उसकी आँखों में पहली बार रियल फ़ियर दिख रहा था क्योंकि भाई का जो ट्रम्प कार्ड था वो साइलेंस में चला गया, म्यूट कर दिया गया। लांग या ब्लेस लैंड की पावर उसकी इमेजिनेशन से भी ऊपर थी। कंप्लीट साइलेंस ने उसे टोटल डिसएडवांटेज में डाल दिया था। ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट का लेजेंड डेथ की स्मेल ट्रूली अब फील कर रहा था कि अब तो मरने वाले हैं भाई। सीन यहाँ पे दोबारा से शिफ्ट होता है नॉर्थर्न प्लेन्स, बस एक एंडलेस ग्रासलैंड, दूर-दूर तक बस हवा और खाली स्काई था। 3 यहाँ पे 3 गुई मोटल हवा में हाइड होकर फ्लोट कर रहे थे। फेंग शियांग कहता है यहाँ पे, "सच में यार, सच में? हैं ये क्या?" और वो यहाँ पे अपने माइंड में कहता है, "ज़ीवी की कैलकुलेशन के हिसाब से यही लांग या ब्लेसलैंड के सबसे क्लोज़ पॉइंट है। ये जगह लांग या ब्लेसलैंड जाने का कोई एंट्रेंस पॉइंट है।" अब शायद हमें जो ये दूसरा सीन दिखाया गया है ना, ये सीन वहाँ का है। अ, अंदर तो देखो फेंग जीजे की भाई मरण पे हो रहा है, वो तो खत्म पे है, ऐसा लग रहा है मारा जाएगा। और मुझे लग रहा है बाहर क्या है, ब्लेसलैंड से बाहर की भी तो जगह है जहाँ पे ब्लेसलैंड छुपा हुआ है। तो ये बाहर की जो जगह है ना, यहाँ पे ये लोग पहुँच चुके हैं, रेनफोर्समेंट आ चुके हैं। ये हेवेली कोड की तरफ से होगी या 10 ग्रेट एशियन सेट की तरफ से होगी, देखते हैं कि क्या होता है। तो ये वही कह रहा था कि फेरी ज़ीवी की कैलकुलेशन के हिसाब से यही ब्लेसलैंड होना चाहिए, सबसे क्लोज़ पॉइंट है। अगर कोई नॉर्थर्न प्लेन्स का इमॉर्टल ये फेस देखता तो सीधा शॉक हो जाता। ये और कोई नहीं, यहाँ पे था प्रिंस फेंगशियान, नॉर्थर्न प्लेन्स का ही बंदा, एक ट्रेटर, स्पाई जो भी कह लो। वही टॉप रैंक एक्सपर्ट, रैंक 8 का एक्सपर्ट जो अभी तक बिना किसी मेस के स्टेबल था। बाकी सबके सीन्स तो चेंज हो ही चुके थे। यहाँ पे शूहू मिसिंग था, या हुआंग लॉन्गेविटी हेवन जॉइन कर गया, बाइज़ू ने पूरा ट्राइब ले लिया, 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर भी अभी भी ट्रैप है, पूरा नॉर्थर्न प्लेन्स राइटेस्ट पाथ के कंट्रोल में चला गया था। डेमोनिक पाथ के लोग अब लो प्रोफाइल में रहने लग गए थे। इसी सब के बीच सिर्फ प्रिंस फेंगशियान ही अनटच्ड था, उससे कुछ नहीं हुआ। ये भाई हाँ यार, पूरी अभी तक जब से इसका नाम आया ना, ये बंदा एकदम एकदम ऐसे रहा है, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं दिखी है। लेकिन ट्विस्ट असली यहाँ पे था, वो गोंग ट्राइब का एक्सटर्नल एल्डर नहीं था, वो स्पिरिट एफिनिटी हाउस का सीक्रेट स्पाई था और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के मतलब सेंट्रल कॉन्टिनेंट का नॉर्थर्न प्लेन्स में सबसे बड़ा हिडन एसेट यही था। ये मिशन फेरी ज़ीवी ने लॉन्ग टर्म सेटअप किया था, फेंग जीजे को फ्रंट में भेजा, चेनी बैकअप में और प्रिंस फेंगशियान को शैडो पीस बनाकर यहाँ छुपा दिया था। उसके साथ एक रैंक 6 फीमेल इमॉर्टल फ्लोट कर रही थी, इसका नाम था लियाओ। लियाओ कहती है लॉर्ड, लूज़ टेल रिज पास में ही है, ज़्यादा चांस यही है कि लांग या ब्लेसलैंड यहीं कहीं पे हाइड होगा। प्रिंस फेंगशियान ने हाँ में हाँ हिलाया। उस मतलब उसकी उसका भी यही कहना था देखो यहीं कहीं पे छुपा है। उसकी नज़र एक और इमॉर्टल पर गई। एक रैंक 6 हेरी मैन, बिल्कुल स्टैचू जैसा स्टिल था, पूरा कंट्रोल प्रिंस फेंगशियान के हाथ में था। अगर लांग या ब्लेसलैंड के हेरी मैन ये देख लेते तो पहचान जाते। ये वही बंदा था जो पहले लांग या लैंडस्पिट ने फेंग युआन को रेस्क्यू करने भेजा था। एक साथ ही फाइट में मरा और ये एक मिसिंग हो गया था वहाँ पे और लोग सोच रहे थे ये भी मर गया है। लेकिन सच क्या था, प्रिंस फेंगशियान ने इसे अलाइव पकड़ लिया था, जिंदा पकड़ लिया था और इससे निकलवाई थी इन्फॉर्मेशन। फेरी ज़ीवी को लांग या ब्लेसलैंड का एग्जैक्ट क्लू ये इसी वजह से मिला था। इसी हेरी मैन के बायोम नॉलेज की वजह से सेंट्रल कॉन्टिनेंट के एशियन सेक्ट डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन मूव से वहां पहुंच पाए थे। फ्रैंक जीजे और उसकी टीम को अंदर भेज पाई थी ये चीजें और ये सब इसी हेरी मैन की वजह से हुआ था। अब ये नहीं पता कि हेरी मैन ने खुद से चाहकर ये सब करा या इसकी सोल सर्च हुई तो पता चला। जो भी है इसकी वजह से ही सारे कांड हो रहे थे।
लियाओ टेंस होकर बोलती है। लियाओ कहती है, इतना टाइम हो गया, फेंग जीजे और बाकी अंदर गए हुए हैं, अब तक कोई सिग्नल नहीं दिया, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई अंदर? प्रिंस फेंगशियान ने कामली बोला, प्रॉब्लम्स तो पक्का होंगी यार, इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, पर लांग या ब्लेसलैंड और लॉन्ग हेयर इंसेक्टर का बेस बहुत डीप फाउंडेशन है, ट्रम्प कार्ड्स तो होंगे ही, कुछ ना कुछ तो दिक्कत आई है। लियाओ का टेंशन और बढ़ गया था। लियाओ यहाँ पे कहती है, सिर्फ कुछ रैंक 7 इमॉर्टल भेजने का मूव थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगता तुम्हें, कि उन्होंने सिर्फ रैंक 7 बंदे भेजे और ये सोचा कि वो सब कुछ उखाड़ लेंगे अंदर जाके? मतलब इतना लॉन्ग हेयर इंसेक्टर का भी रैंक 8 बंदा हुआ करता था, उसका ब्लेसलैंड का भी ग्रोटो हेवन हुआ करता था, और हम पहले ही जानते हैं वो बंदा रिफाइनमेंट पाथ में इतना खतरनाक है, तो उसके पास बैकअप नहीं होगा क्या? और उन लोगों ने रैंक 6 और रैंक 7 के बंदे भेज दिए, एक रैंक 7 का फेंग जीजे भेज दिया, लेकिन अकेला वो भी क्या कर लेगा? ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कर रहे हैं चीज़ों में, हैं? हेवनली कोड मतलब ज़्यादा ही ऊपर नहीं चला गया, कुछ ज़्यादा ही बन नहीं रहा? तो प्रिंस फेंगशियान हल्का सा हँसा और कहा, तुम फेंग जीजे को जानती नहीं हो। लियाओ कहती है, ओह! अच्छा, नहीं जानती क्या? प्रिंस फेंगशियान दूर देखते हुए बोलने लगा, एकदम वो वाली टोन नहीं होती जिसमें एक बहुत एक्सपीरियंस ओल्ड एल्डर अपनी दाढ़ी को एकदम सहलाते हुए आसमान में देखते हुए कहता है, बहुत साल पहले एक कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ऐसे वन्स अपॉन अ टाइम में चला जाता है, ऐसे ही टोन में आ चुका था भाई। कहता है, मैं जब मैं ना 13 में कल्टीवेट स्टार्ट करा था, 13 साल की एज में स्टार्ट किया था ना, 16 में रैंक 4 का पहुँचा, 18 साल का जब मैं हुआ रैंक 5 के पीक पे पहुँच गया। नॉर्थर्न प्लेयर्स आया, 3 साल में रैंक 6 बन गया था, प्रोग्रेशन एकदम स्मूथ चल रहे थे। गोंग ट्राइब में जॉइन करा, 100 साल में अब जाके मैं रैंक 8 पे पहुँच पाया हूँ। सब कुछ खुद की मेहनत से, सेक्ट की हेल्प पर डिपेंड नहीं था। इसलिए मैं बहुत एरोगेंट था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, सेक्ट के बिना मैं आगे पहुँचा, बहुत घमंड भर गया था मेरे अंदर। पर जिस दिन मैं फेंग जीजे से मिला, उस दिन समझा मैं उसके सामने कुछ नहीं। वो इस एरा का रियल सुप्रीम जीनियस है। लियाओ लिटरली शॉक में रह गई। स्पिरिट एफिनिटी हाउस में ये बात फेमस थी। नॉर्थन मतलब एक तरीके से नॉर्थन फैंग और सेंट्रल फैंग, यानी फेंग शियान रैंक 8 और फेंग जीजे रैंक 7 दोनों फ्यूचर पिलर्स हैं। पहले ये कंपैरिजन अनफेयर लगता था। रैंक 8 को रैंक 7 के लेवल पर रखना मतलब अनफेयर लगता था कि एक रैंक 8 की इज्जत इतनी खतरनाक होती है। रैंक 8 और रैंक 7 को तुम मतलब मिला ही क्यों रहे हो? रैंक 7 की बातें करा करो, रैंक 8 की बातें करा करो। रैंक 6 और सॉरी मतलब रैंक 8 और रैंक 7 की बात क्यों कर रहे हो ना? ये चीज़ अजीब नहीं लग रही? बट मतलब एकदम यूज़लेस लगता था। ली और यूलान दोनों इस पर मतलब खफ़ा रहते थे कि भाई रैंक 8 को रैंक 7 से एकदम कर रहे हैं, यानी हमारे प्रिंस फेंगशियान जो कि रैंक 8 हैं, उन्हें कंपेयर करा जा रहा है एक रैंक 7 से। हैं, छी! ऐसा लगता था इनको। पर धीरे-धीरे उनकी सोच बदल गई और प्रिंस फेंगशियान का तो कंप्लीटली, क्योंकि उसने पर्सनली फेंग जीजे से फाइट भी की थी। इवन 88 रॉन्ग बिल्डिंग कोलैप्स के बाद फेंग जीजे सीक्रेट मिशन पर नॉर्थर्न प्लेस आया था और प्रिंस फेंगशियान ने हिडन आइडेंटिटी में उसे मीट करा था, मिला था। दोनों ने एक फ्रेंडली स्पार किया था। रिजल्ट क्या हुआ? प्रिंस फेंगशियान रैंक 8 फुल पावर नहीं लगाई, फिर भी फाइट में ड्रॉ खत्म हो गई। मतलब सिर्फ ड्रॉ में खत्म हुई थी। और उस मोमेंट उसे याद करके प्रिंस फेंगशियान ने डीप सी एकदम सांस ली और कहा, उसका रैंक 8 लेवल का फाइट करना शॉकिंग था, पर जिस मूव ने मुझे सच में मतलब एकदम हिला दिया था ना, वो उसका इमॉर्टल किलर मूव था। पूरे हिस्ट्री में कोई भी इस एरा का क्रिएशन नहीं ला पाया, और वो जो चीज़ थी जो मैंने देखी थी, वो मैंने फेस करी थी उस क्रिएशन को, क्या बोलूँ मैं? हिल गया था मैं उसे देख के। लियाओ कहती है, कौन-सा मूव था वो? प्रिंस फेंगशियान ने सीरियस टोन में कहा, उसका वो मूव था, उस मूव का नाम था एसिमिलेशन वाइंड सॉन्ग। ये वाला सॉन्ग था। भाई ने तो वाइंड्स ऑफ एसिमिलेशन चला दी। अब देखते हैं फाइट में क्या होगा। बैक टू द लांगिया ब्लस लैंड। अब फाइट के अंदर फेंग जूजे भाई बहुत एकदम खतरनाक तरीके से सांसें ले रहा था, वो कंसर्न था। सेपरेशन सॉन्ग पूरा फेल हो चुका था, जो कि उसका ट्रम्प कार्ड भी हुआ करता था, जो हम देख चुके हैं। अब सिर्फ लास्ट मूव बचा था, जो नॉर्मली इसने कभी यूज़ ही नहीं करता और ना ही वो करता आया है, ना कभी इसने यूज़ करा, क्योंकि रिस्क इनसेन था। डैमेज बहुत लगता है और बैटल के बाद गेन्स भी बहुत लो होते हैं। पर अब कोई चॉइस ही नहीं बची थी। फेंगयुआन के मॉडिफाइड कंप्लीट साइलेंस ने यहाँ पे साउंड पाथ के डिफेंस को तोड़ दिया था। लांगिया की फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हिडन गू इमॉर्टल भी यहाँ पे बचे हुए थे। कुछ भी करना मतलब बचना, कुछ करना तो इम्पॉसिबल लग रहा था। फेंग जूजे का डिसीजन एक तरीके से लॉक हो गया। अब वो कहता है कि अब यूज़ करना पड़ेगा। टाइम आ चुका है। इमॉर्टल किलर मूव, एसिमिलेशन वाइंड सॉन्ग। वो कंस्टेंट डॉज कर रहा था एक परफेक्ट ओपनिंग ढूँढने के लिए, और वूश आवाज़ आई। एकदम दुनिया का रंग ही जैसा बदल गया हो। अजीब टेरिफाइंग वाइंड्स ब्लो होने लगे। ये ना गोल्डन वाइन्स थे, ना लूपो वैली वाइन थी, ना कोई विलो वाइन थी, ना इमॉर्टल वाइन थी।
कुछ भी फ़ैमिलियर नहीं था इन वाइंड से, ये कुछ अलग ही टाइप की वाइंड थी। लांग या लैंडस्पीड का चेहरा तुरंत ही बिगड़ गया। हैरी मैन, वेरिएंट ह्यूमर जितने भी थे सब शॉक में आ गए। हैं? ये क्या? फ्रीज़ हो गए। तब उन्हें समझ आया कि ये जितनी भी वाइंड हैं, ये उन सब से मैच नहीं खा रही। ये वाइंड मैच खा रही है किसी और चीज़ से और वो था एसिमिलेशन वाइंड। दुनिया के सबसे डेंजरस वाइंड्स में से एक, सब कुछ एसिमिलेट कर देने वाले और काउंटर करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तुम उखाड़ ही नहीं सकते इन वाइंड का कुछ भी। हाथ डालोगे हाथ उखड़ जाएगा तुम्हारा। और जब इमॉर्टल प्रेमिसेस डिस्ट्रॉय होते हैं, तो ये वाइंड्स वर्ल्ड में अपीयर होती हैं और माँ-बहन एक कर देती हैं, कुछ भी चीज़ इनके सामने आ जाए तो। थीविंग हेवन की अलग बात है और फेंग युआन की अलग बात है, उनको मत जोड़ना इसमें। हैरी मैन्स के इमॉर्टल जितने भी थे भाई वो सारे पैनिक में आ गए, पैनिक मोड चालू। एक हैरी मैन कहता है ये एसिमिलेशन वाइंड कैसे हो सकती है, इम्पॉसिबल है। बिंगजू अभी शॉक में फ्रीज था, वो कहता है इनसेन, कोई इंसान एसिमिलेशन वाइंड को कंट्रोल कैसे कर सकता है। ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी किसी ने एसिमिलेशन वाइंड को पर्सनली कंट्रोल नहीं किया और आज फेंग जी जब पहला इंसान बन गया, वो एसिमिलेशन वाइंड को अनलीश कर रहा था। एक्चुअल और रियल वन थी ये। फेंग जीजे के पास टोटल 7 सॉन्ग्स थे। ऑब्टेन ट्रेजर, टूवर्ड्स हेवन सॉन्ग कल्टीवेशन में हेल्प करता था। ग्रीन जेड, हेवन एंड अर्थ और सबमिशन सप्रेशन, ये सारे उसके ट्रम्प कार्ड्स थे। और लास्ट में जो कभी वो यूज़ नहीं करता, ना के बराबर उसने कभी इस चीज़ को यूज़ करा है, जिसका नाम है एसिमिलेशन वाइंड सॉन्ग, जो वो तभी यूज़ करता है जब डेथ एक तरीके से सामने हो, एकदम डेथ का सामना कर रहा हो। इस मूव का रिस्क इतना बड़ा था कि अगर कल्टीवेशन फेल हो गया मतलब तरीके से, तो बंदा सीधा एसिमिलेशन वाइंड में खुद ही घुल जाएगा, यानी फेंग यूजे खुद ही मर जाएगा उसके अंदर। सॉन्ग वॉरियर से क्लोन्स बन जाते थे, पर ये वाला मूव क्लोन नहीं बनते, ये कंप्लीटली यूनिक, कंप्लीटली डेंजरस था। और जैसे ही मूव एक्टिवेट हुआ, पूरा बैटलफील्ड फ्लिप हो गया। भाई ने अकेले ही बैटल बदल दी। वेरिएंट ह्यूमन्स, इमॉर्टल सब हेल्पलेस हो गए। कोई भी अटैक, कोई भी डिफेंस कुछ काम ही नहीं कर रहा। एसिमिलेशन वाइंड उन्हें खाकर स्ट्रांग हो जा रही थी। रॉकमैन इमॉर्टल कहता है लांगिया ब्लसलैंड, शायद इस वाइंड के सामने पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये सब कुछ। लैंडस्पीड भाई गुस्से में चिल्लाया, कहता है नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो प्योर फोर्स का मोराल तोड़ते हुए बोलता रहा, कहा कि ये एसिमिलेशन वाइंड्स हैं, एसिमिलेशन वाइंड सॉन्ग है ये। मतलब सॉरी, इसने बोला ये एसिमिलेशन वाइंड्स तो है लेकिन ये एसिमिलेशन वाइंड सॉन्ग है। आगे सॉन्ग भी जुड़ा है। फेंग युआन ने मुझे पहले ही वार्निंग दी थी, मुझे उस पर भरोसा करना होगा, उसने मुझे बताया था। ही मैंने एकदम से शॉक हो गए, हैं? फेंग युआन को इतना मतलब इतना हिडन सीक्रेट कैसे पता? उसे ये सब कैसे पता? मतलब कैसे पता चलेगा? ये सुनते ही मोराल भी थोड़ा स्टेबलाइज़ हो गया, क्योंकि भाई एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर अपने फेंग युआन, जिनकी वजह से 4 रेसेस अलायंस हुई है, वो भाई ने ऐसा बोला है तो पक्का थोड़ा भरोसा करेंगे ना। मोराल स्टेबलाइज़ हुआ। फेंग युआन खुद यहाँ नहीं था, पर उसकी फ्यूचर मेमोरीज़ और नॉलेज ने रिमोटली कंट्रोल कर लिया था और टीम को बचा लिया था मोराल गिरने से। फेंग युआन फ्यूचर देख चुका था कि 5 रीजन वॉर में फेंग जुजे ने इसी मूव से मास स्लक्टर कर दिया था। भाई ने पूरी आर्मी, क्लैन, सुपर फोर्स की सिस्टर मदर एक कर दी थी, एक मूव चला के। इसलिए उसने पहले ही लांगिया को अलर्ट कर दिया था कि भाई अगर ये मूव चला, देख लेना। मूव बहुत पावरफुल था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई फ्लॉज़ नहीं थे इसमें। ओपन वर्ल्ड में फेंग युआन इसे ईज़िली डॉज कर सकता है, पर यहाँ क्लोज़्ड बेलेसलैंड एनवायरनमेंट में यहाँ मतलब कहाँ जाओगे? एक डोमेन टाइप का है, यहाँ कैसे? एसिमिलेशन वाइंड ऑलरेडी ब्लो हो रहे थे। लैंड स्पीड उन्हें स्टॉप करना चाहता था, वरना अभी अगर नहीं करा तो सब कुछ ब्लेसलैंड एकदम भाई एकदम कोलैप्स हो जाएगा, सब खत्म। तो फाइनली कौन-सा मेथड इस इम्पॉसिबल वाइंड को रोक सकता था? अब ये उनके मन में सवाल था। फेंग युआन ने इन्फॉर्मेशन तो दे दी, सॉल्यूशन भी तो होगा। और उसी वक़्त देखते हैं लांगे लैंडस्पेट ने फुल पावर में एकदम चिल्लाकर कहा, लैंडस्पेट कहता है आ जाओ, ट्रू स्टेबिलिटी ब्रांच ट्रांसफॉर्मेशन, और बस सिल्वर जायंट एकदम से म्यूटेट करके हेवनली ट्री बन गया। पूरा भाई मतलब एकदम पूरी बॉडी थी ना सिल्वर व्हाइट ट्रंक बन गई, ऊपर काउंटलेस सिल्वर जैसी ब्रांचेस और लीव्स आ गई। लीव एक दूसरे से टकराकर टिंग टिंग शार्प साउंड निकाल रही थी। ट्री के ब्रांचेस सीधा एसिमिलेशन वाइंड के सामने भाई बढ़ने लगे और शॉकिंगली एसिमिलेशन वाइंड की स्पीड आधी हो गई। इंकमैन कहता है ब्रो ये रुक गई, ये क्या? रॉकमैन कहता है इम्पॉसिबल, एसिमिलेशन वाइंड को कोई नहीं रोक सकता, ये कैसे हो गया? स्नोमैन यहाँ पे कहता है लांग या ब्लेसलैंड का बेस है भाई, लिटरली मॉन्स्टर लेवल की चीज है, ऐसे कैसे नहीं रुकेगा ये? दूर आसमान में रेड एंड व्हाइट लाइट से फेंग जीजे निकलता हुआ धीरे से रुकता है। वो सेंटर में नहीं रह सकता था, एसिमिलेशन वाइंड आगे बढ़ जाती तो पहले मतलब घुलने वाला बंदा वही खुद होता है, इसलिए उसे पीछे रहना था। एसिमिलेशन वाइंड समन हो सकती है पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो सकती। कोई भी मेथड यूज करो, वाइंड उसी को एसिमिलेट करके और स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए क्लोन बनाकर मतलब यूज़ करना भी इम्पॉसिबल था। फेंग जीजे दूर से ही देख रहा था, लैंड स्पीड वेरिएंट वाइंड्स संभाल रहे थे। उसकी उनकी तरफ मतलब कोई भी ध्यान नहीं था, यानी फेंग जीजे अपना अकेले में था। तो फेंग जीजे शॉक में कहता है, "ये क्या? ये ट्रू स्टेबिलिटी ट्री है क्या?" तो लोग वैसे ही काउंटर भी कर रहे हैं। वाह!
ट्रू स्टेबिलिटी ट्री कोई मामूली चीज़ नहीं थी, ये लेजेंडरी इमोरियल प्लांट था। रेंज़ू में भी एक तरीके से मतलब मेंशन करा गया है। रिमोट, ओल्डन और मेडिवल एरास में सर्वाइव करता हुआ था। इतना पावरफुल था कि उसके अंदर मल्टीपल वाइल्ड इमॉर्टल गो थे, कई रैंक 8 के भी थे। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वंडेबल ने भी कभी सुनामी रोकने के लिए इस ट्री से पीसफुल वाइंड और साइलेंट वेव को माँगने की मतलब तरीके से कोशिश की थी। ट्री ने मना कर दिया था कि मैं तो नहीं दूँगा और गुस्से में जेनेसिस लोटस ने उसे मार दिया। फिर उसके गू यूज़ करके दुनिया को बचा लिया। बाद में वेनरेबल बनकर भी वो रिग्रेट करता था कि ट्री यूनिक था। एसिमिलेशन माइंड को रोकने की नेचुरल एबिलिटी थी उस ट्री के पास, लेकिन भाई ने उस ट्री को मार दिया। अगर वो ट्री होता तो शायद एसिमिलेशन माइंड को रोकने का कोई ज़रिया होता आज किसी के ना किसी के पास, लेकिन वो ट्री मर चुका था। फेंग युआन की रीबर्थ मेमोरी में फेंग जुजे का एसिमिलेशन माइंड सॉन्ग फ्यूचर में मतलब फ्यूचर वॉर में तो भाई काउंटलेस इमॉर्टल को ऐसे मच्छर की तरह मसल दिया ना कि क्या बताएं। पूरी सुपर फोर्सेस क्लैन तो मट्टी में मिला दिए थे उसने। इसलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट ने इसका काउंटर ढूँढने की कोशिश की। रैंक के 1000 ट्रांसफॉर्मेशन इंस्ट्रक्टर ने टाइम पाथ एक्सपर्ट की मदद लेकर रिवर ऑफ टाइम में ट्रू स्टेबिलिटी ट्री की ओरिजिनल फॉर्म देखी, फिर वापस आके बनाया ट्रू स्टेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वही मूव जो एसिमिलेशन माइंड को रोक सकता था। फेंग युआन ने भी फ्यूचर को याद रखकर लांगे बेस्टलैंड के लिए इसी मूव का सिंप्लीफाइड वर्जन रिड्यूस करा के एक आसान वर्जन बना देता हूँ, जिसका नाम था ट्रू स्टेबिलिटी ब्रांच ट्रांसफॉर्मेशन। और लकी ये था कि फेंग जुजे अभी जो एसिमिलेशन माइंड यूज़ करा था वो पूरी तरह से परफेक्ट वर्जन नहीं था, क्योंकि जब वॉर आएगी ना, जब वो वॉर आएगी, ग्रेट एरा वाली वॉर आएगी, 5 रीजन मर्ज होंगे, वॉर आएगी, उस वॉर में जो ये यूज़ करेगा फेंग जुजे, तब होगा मतलब खतरनाक वाला वर्ज़न, क्योंकि तब तक टाइम मिल जाएगा। अभी ये जो वर्ज़न वर्ज़न यूज़ करा है ना, वो इतना पावरफुल नहीं है। इसलिए अभी के लिए ट्रू स्टेबिलिटी ब्रांच ट्रांसफॉर्मेशन अभी इसको रोक सकता है। लेकिन अगर वो वाला फॉर्म होता तो घंटा नहीं रोक पाता। इसी वजह से लांगिया का काउंटर यहाँ परफेक्टली हिट हो गया था। लैंग या लैंडस्पिट ने मूव को यूज करा और सिल्वर जायंट को ट्रू स्टेबिलिटी ट्री का एक बड़ा सा ब्रांच बना दिया, जिससे एसिमिलेशन वाइंड को रोक दिया गया। लैंग या लैंडस्पिट कहता है जाओ फेंग जीजे को बिजी रखो, मैं ये वाइंड को हैंडल करके तुरंत आकर फिनिश करने में हेल्प जरूर करूंगा। 3 वेरिएंट ह्यूमन रेसेस के इमोर्टल्स तुरंत ही सुपर फॉर्मेशन चलाकर फेंग जीजे पर अटैक करने लग गए। लैंग या लैंडस्पिट पूरे भाई पसीने पसीने हो गया था, पूरी एनर्जी लगाकर किलर मूव चला रहा था। वो दिल में फ्रस्ट होकर सोचता है फेंग युआन ने ये मूव सिखाया था, पर मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी, और अब देखो फेंग जुजे इसी चीज़ का काउंटर यूज़ कर रहा है। अगर पता होता ना तो ज़रूर प्रैक्टिस करता, मैं इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करता। एसिमिलेशन वाइंड ने पूरी की तरह से एकदम लॉक कर दिया था, ब्रांचेस टूट रही थी, न्यू ब्रांचेस ग्रो हो रही थी, पर इस मूव का प्राइस बहुत हैवी था। इमॉर्टल एसेंस और मेंटल एनर्जी दोनों बहुत जल्दी खत्म होती हैं। अंदर बैठे काफ़ी हीरीमैन इमॉर्टल वीक और मेंटली एकदम थक भी गए थे। लैंडस्पीड कहता है गाइस होल्ड ऑन, थोड़ा सा और परसीव करो, बस थोड़ा सा और, मेरे लिए तो प्रिजर्व होगा। एक हीरीमैन इमॉर्टल कहता है लॉर्ड, हम ब्लेस लैंड का एक पीस कट क्यों नहीं कर देते? वाइंड रुक जाएँगी, एक हिस्सा कट कर देंगे। लैंडस्पीड कहता है बिल्कुल नहीं, अगर हम एक पीस कट करते हैं तो एंट्रेंस ओपन करना पड़ेगा, और जैसे ही हम एंट्रेंस ओपन करेंगे, मेरे को पक्का पता है एनिमीज़ हमारी लोकेशन पकड़ लेंगे और अंदर सीधा घुस जाएँगे, और ये उनका ट्रैप है कि हम ऐसा करें, हम ये करने वाले नहीं। फेंग जीजे दूर से शॉक्ड एक्सप्रेशन में कहता है, ये लांग या लैंडस्पीड इतनी बड़ी कॉस्ट पे कर रहा है, पर ब्लेस लैंड का एक पीस देने को रेडी नहीं है। अगर एक पीस दे देता तो प्रिंस फेंगशियान जो बाहर खड़ा है तुरंत ही सिग्नल पकड़ लेता और गेम ओवर था इनका। अचानक क्रैक हो गया, स्काई से लाइटनिंग सीधा फेंग जीजे पर गिरा। फेंग जीजे भाई स्मोक की तरह वहाँ से गायब होते हुए डॉज कर गया। उसने स्काई की तरफ देखा और फास्टली एकदम सोचा, हेवली जायंट सोलार वाइंड में फंस चुका है, बचा सिर्फ सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन, सिल्वर जायंट से ज़्यादा इजी टारगेट है। तभी वो कहता है कि ठीक है मेरे को भी लड़ना पड़ेगा। वो यूज़ करता है इमॉर्टल किलर मूव सेपरेशन सॉन्ग। सेपरेशन सॉन्ग चलते ही फॉर्मेशन की आउटर लेयर क्रैक होने लग गई। अच्छा हुआ फेंगयुआ ने डिजाइन में एक्स्ट्रा लेयर डाल रखे थे, सिर्फ बाहरी लेयर टूट पड़ी थी। सेंटर में जो वेरिएंट ह्यूमन इमॉर्टल थे वो अभी भी सेफ रहे। फेंग जीजे ने सेकंड लेयर भी तोड़ दी, थर्ड लेयर आ गई। फेंग जीजे कहता है हाँ देखता हूँ कितनी लेयर है तुम्हारे पास। वो सेपरेशन सॉन्ग भाई स्पैम करता गया। 6 लेयर तोड़ने के बाद वो रुक गया, उसका फेस अब थक गया था, एकदम थकावट आ गई थी, फेस सफेद पड़ गया था। फेंग जीजे कहता है भाई साहब कितनी लेयर्स हैं इसके अंदर, क्या बनाया है ये? कंटिन्यूअस यूज़ करते-करते इमॉर्टल एसेंस बस 30% से भी कम बचा रह गया था उसके पास, और अभी तक वो इतनी लेयर तोड़ चुका है, फिर भी कुछ मिला नहीं उसको। वो सोचता है एसिमिलेशन वाइंड सॉन्ग तो एक बार में इतनी सारी लेयर जैसा काम कर सकता है, पर रिस्क लेवल इनसेन है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो दोबारा इसको यूज़ नहीं करेगा। पहले जब फेंग जीजे ने प्रिंस फेंगशियान के साथ फाइट की थी तब उसने एसिमिलेशन वाइंड सॉन्ग यूज़ किया था, पर
वो सिर्फ़ एक स्पार था। प्रिंस फेंगशियान ने स्प्लिट एफिनिटी हाउस को कंप्लेन भी की थी कि उनको फेंग जीजे के लेवल पर रखना इंसल्ट जैसा लगता है, इसलिए पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। नॉर्थर्न प्लेस में जब दोनों मिले, फेंग जीजे ने एक मूव स्पार सजेस्ट करा। उस फाइट में उसने फुल टाइम मतलब उन्हें मिल गया था तो गो बम एक्टिवेट करने का, सब कुछ करने का, कोई इंटरफेरेंस, कोई रिस्क कुछ नहीं था। पर अब सिचुएशन टोटली अपोज़िट थी, यहाँ थोड़ी ना कुछ मिल रहा है। ऑनगोइंग बैटल है, हर तरफ से इंटरफेरेंस हो रहा है, क्लियर मूव जल्दी-जल्दी यूज़ करने पड़ रहे हैं। पहले उसे रिस्क लेना पड़ा क्योंकि चॉइस नहीं थी। अब मतलब एक तरीके से सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन के सामने प्रेशर उतना हाई नहीं था, इसलिए उसने एसिमिलेशन वाइल्ड सॉन्ग दोबारा नहीं चलाया। उसने ग्राउंड को देखा और अपने अराउंड देखा। जायंट सिल्वर ट्री भी अभी भी एसिमिलेशन वाइल्ड से ही फाइट कर रहा था। साइज़ अभी हाफ रह गया था उस ट्री का। थोड़ी देर बाद लांगिया की साइड एक वाइल्ड को पूरा डिसअपीयर कर गई। फिर वो लोग फ्री होकर फेंग जीजे को टारगेट करने लग गए। फेंग जीजे कहता है टाइम बहुत कम है। हेविली जायंट सोलार ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों मतलब बहुत स्ट्रांग है वो दोनों तरीके से। एसिमिलेशन वाइंड भी उसे इफेक्ट नहीं कर सकती थी। ट्री पर डायरेक्ट अटैक करना वेस्ट होता। लांग या ब्लेसलैंड ने इसी बैटल में जिस लेवल की पावर शो करी थी वो हेवली कोर्ट की एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर थी। फेंग जीजे के मन में एक तरीके से रिट्रीट का भी थॉट आ चुका था कि भाग चलो यार, छोड़ो हटाओ। फेंग जीजे कहता है जाते जाते एक इंपॉर्टेंट काम करना ही होगा। वो स्माइल करते हुए एक इन्वेस्टिगेट किलर मूव एक्टिवेट करता है और लाइट की स्पीड से फ्लैश होते ही वो सीधा गू यू फेंग जेंग के सामने आ जाता है। फेंग जीजे कहता है चलो मेरे साथ। फेंग ज़ेंग रिएक्ट करे उससे पहले ही फेंग जीजे उसे भाई एक तरीके से सप्रेस करता है, अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में डालता है। फिर वो क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट के ऊपर फ्लाई करते हुए डांगुन माउंटेन को देख लेता है। फेंग जीजे कहता है हैं? ये भी यहीं पर है। वो पहले से प्रिपेयर्ड मूव एक्टिवेट करता है और पूरा हिडन डोमेन अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में ही स्टोर कर लेता है। भाई ने चोरी कर ली भाई, फेंग युआन का डांगुन माउंटेन चुरा लिया। श्योर भाई क्या बोले। बाद में उसकी नज़र क्लाउड सिटीज़ पर पड़ती है। मॉर्टल गू हाउसेस अंदर हेरी मैन एलीट्स रहते थे जो लांग या सेक्ट के फ्यूचर गू इमोर्टल सीड्स थे। फेंग जुजे सेटिस्फाइड टोन में कहता है परफेक्ट, ये भी सब मेरे, ये भी चुराओ। वो रैपिड स्ट्राइक मारता है, मल्टीपल क्लाउड सिटी को अपने अंदर ही समा लेता है। सुपर इमोर्टल फॉर्मेशन उस पर अटैक कर रही थी पर लेयर्स पहले ब्रेक हो चुकी थी, पावर अब इतनी नहीं थी। तो हेवनली जायंट सोलार वाइंड में लॉक था। अगर वो निकलने की कोशिश करता तो वाइंड उसे मतलब और स्ट्रांग हो जाती। इसलिए भाई हेविली जो मतलब वो अपना जो लैंड स्पीड था वो तो निकल नहीं सकता, वो बिज़ी है वाइंड्स को रोकने में। रही बात हेविली जायंट सोलार वो उसकी, तो भाई वो फेंग जीजे को रोक नहीं पा रहा क्योंकि उसकी मल्टीपल लेयर टूट चुकी हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। फेंग जीजे फ्रीली मूव कर रहा था और अब वो अचानक रुक गया। फेंग जीजे कहता है ये कैसा हो रहा है? वो शॉक में विज़डम गू की जगह पर पहुँच गया। उसकी आँखें शॉक में एकदम श्रिंक हो गई। फेंग जीजे कहता है अगर मैं खुद ना देख रहा होता तो मैं बिलीव ही नहीं करता। ये रैंक 9 का विज़डम गू है। अबे यार इनको तो सब पता चल गया, विज़डम को भी पता चल गया। ये तो चुरा के नहीं ले जा पाएगा यार, विज़डम को तो नहीं चुरा सकता, लेकिन फिर भी यार इसको सब कुछ पता चल गया। डांगुन माउंटेन चुरा लिया, फेंग जेन को चुरा लिया इसने। क्या होगा भाई, बर्बादी दिख रही है मुझे आगे जाके। आगे देखते हैं। फेंग जोजी जब विज़डम गू तक पहुंचा वो लिटरली एकदम भाई शॉक हो गया था। अब वो कहता है ये तो वही विज़डम गू है जो कि लेजेंड्स ऑफ फ्रेंड्सो में लिखा था, स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वनरेबल का वाइटल गू आज उसकी आंखों के सामने था। फेंग जीजे शॉक टोन में कहता है लांग या ब्लेसलैंड में विज़डम गू है। वो तुरंत ही खुद को शांत करता है कि शांत हो जा, शांत हो जा। ध्यान से इंस्पेक्ट करता है और समझ जाता है कि यही रैंक 9 का विज़डम गू है, लेकिन ये वाइल्ड गू है, यानी किसी के मतलब कंट्रोल में नहीं है, किसी का है नहीं। उसके दिमाग में एक थॉट घूम रहा था, इसे भी ले चलूं क्या? फेंग जीजे ने फुल पावर में इमॉर्टल किलर मोड चला दिया, ऑब्टेन ट्रेजर सॉन्ग। ये मूव वाइल्ड इमॉर्टल गो को सीधा रिफाइन करने में हेल्प करता है। अबे चूत, क्या बोलूं यार, नहीं देना चाहता। चोमू है क्या? रैंक 9 गो को कैसे कैसे कर लेगा ये? क्या सोचता है फेंग जीजे? पागल हो जाता है क्या ग्रीड के चक्कर में? भाई अब वही एकदम भाई साउंड एकदम घूमने लग गई पीसफुल सॉक के अंदर। विज़डम गू ट्री ब्रांचेस में स्टिल हो गया, यानी वो रुक गया, हिला नहीं। वेरिएंट ह्यूमन जो फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहे थे शॉक में थे। वो कहते हैं क्या रैंक 9 का विज़डम गू? पहले उन्हें पता नहीं था कि लांग या लैंडस्पेड इसे यहाँ पे छुपा कर रखता है, पर एरिया डिस्ट्रॉय होने पर विज़डम गू सामने आ गया था। लैंडस्पेड पैनिक में कहता है उसे विज़डम गू मत लेने दो, अटैक करो, पर ध्यान रखना गू को डैमेज मत कर देना। 3 रेसेस के इमॉर्टल कंफ्यूज और टेंस थे। प्रिसाइज अटैक करना उनके लिए मुश्किल था, पर फिर भी वो सुपर फॉर्मेशन से फेंग जीजे को रोकने लगे। फेंग जीजे ने एकदम चिल्लाकर सॉन्ग वॉरियर यूज करे। एक ट्रेजर सॉन्ग वॉरियर विज़डम गू की तरफ चला गया, बाकी वॉरियर ने अटैक्स को ब्लॉक करा। वेरिएंट ह्यूमन के अटैक बार-बार विज़डम गू के पास आ रहे थे, पर फेंग जीजे उन्हें शील्ड करके विज़डम गू को बचाता रहा। विज़डम गू भाई खौफ में सडनली फ्लाई ऑफ करने लग गया। ट्रेजर सॉन्ग वॉरियर उसके पीछे था, पर कोई इफेक्ट नहीं था। फेंग जीजे का फेस खराब सा हो गया। रैंक 9 गू पर कोई मूव मतलब काम नहीं करेगा तो तुम मुझसे कैसे कंट्रोल करोगे? चोमू इतनी देर से तुझे बात समझ नहीं आई, क्यों चला रहा था ये मूव? एक मोमेंट के लिए उसके माइंड में ट्विस्टेड थॉट आए। फेंग जीजे अंदर से कहता है, अगर नहीं मिल रहा तो डिस्ट्रॉय कर दूं?
हाँ भाई, यही कर सकते हो तुम। पर तुरंत ही इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। रैंक 9 विज़डम को डिस्ट्रॉय कर मतलब डिस्ट्रॉय कर देना अल्टीमेट स्टुपिडिटी होती है। स्टार कंसोलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल का वाइटल गो हुआ करता था ये कभी। फेंग जीजे कहता है नहीं, इसे लेना ही होगा। वो चेस करने में लग जाता है। विज़डम को और फास्ट उड़ता है। वो फ़ियर में था, फिर भी एकदम से स्ट्रॉन्ग लाइट एमिट करता है और ये लाइट वही थी, लाइट ऑफ विज़डम। और भाई जानते हो ना, ये लाइट जब भी आती है क्या होता है? बंदे की एज ऐसे बहती है जैसे पानी बह रहा हो। फेंग जी जब पूरा कवर हो गया, इंस्टेंटली उसके दिमाग में काउंटलेस थॉट एक्सप्लोड हो गए। इंटेलिजेंस भाई एकदम आइंस्टाइन बन चुका था और ऐसा लग रहा था कि अभी स्पेस लॉ को तोड़ के एकदम भाई दुनिया में एकदम फ्लाई करके दूसरी दुनिया में चला जाएगा। और फिर वो डेंजर को फ़ील करता है और वो जो डेंजर था वो लेजेंड लेवल का इंस्टिंक्ट एक्टिवेट करता है। फेंग जीजे अपने टंग को बाइट करके शॉक में खुद को बाहर खींच लाता है। लाइट से बाहर आते ही वो हेवी ब्रेथ ले रहा था। सफ़ेद बाल हो चुके थे, भाई बूढ़ा हो चुका था। फेंग जीजे कहता है ये विज़डम गू सिर्फ़ थोड़ी देर में ही मेरी लाइफ स्पैन खा गया। वो विज़डम गू को दूर से एस्केप होते हुए देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाँ, जो जितनी देर के लिए वो उसके अंदर रहा था, चीज़ें दिमाग में तो आई थी। फेंग जीजे एकदम फ़ास्ट सोचते हुए कहता है मेरा मिशन फेंगज़ेंग को पकड़ना और डांगोन माउंटेन लेना था, फेरी ज़ीवी का ऑर्डर। पर इस रैंक 9 विज़डम गू को लेना इम्पॉसिबल है। लांग या ब्लेस लैंड भी इसे रिफाइन नहीं कर सकता। अगर कर सकते तो कब का कर लिया होता ना, ये ऐसे वाइल्डली घूम थोड़ी ना होता। मतलब ऐसे घूम थोड़ी ना रहा होता। उसके थॉट लाइटनिंग स्पीड से एकदम भाई चल रहे थे। बूढ़ा जो हो चुका है भाई। अब आगे देखते हैं। वैसे तो सठियाई बुड्ढे यही काम करते हैं। क्या बोलूँ यार, फेंग जीजे भी चोमू है। दिमाग नहीं आया क्या इसके पास इतना? आगे देखते हैं। फेंग जीजे के सामने रैंक 9 का वाइल्ड विज़डम गू भाग रहा था और वाइल्ड इमॉर्टल गू हर गू इमॉर्टल को क्रेज़ी अट्रैक्ट तो करता ही है। फेंग जीजे एकदम लंबी सांस लेते हुए कहता है अच्छा हुआ ये रिफाइन नहीं किया गया, वरना मैं ले नहीं पाता। मुझे हेवनली कोड को तुरंत बताना होगा। नेक्स्ट टाइम जब लांगिया पे अटैक होगा ना, ये विज़डम गू हमारा होगा। वो विज़डम गू को दूर फेड होते हुए एकदम देख रहा था। फिर इमॉर्टल क्लर मूव यूज़ करता है। ह्यूमन कम ह्यूमन गो, जो रैंक 7 का फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल पे बेस्ड था और सॉफ्ट एकदम स्विश सी आवाज़ आती है और फेंग जीजे यहाँ से गायब। कुछ ही सांसों के बाद लांग या लैंडस्पीड सिल्वर जायंट को लेकर पहुंचा। लैंडस्पीड एकदम फ्यूरियस से एकदम चिल्लाता है फेंग जीजे भाग गया सेंट्रल कॉलोनी के 10 एशियन सेक्टर, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या ही बोलेगा अब तू, भागना तो उसे था ही, क्या बोले यार। वो फेंग जंग को भी लेके भाग गया, डांगहुन माउंटेन को लेके भाग गया। पेंगुइन आएगा ना, इसको पकड़ के बहुत सुनाएगा, बोलेगा ला भाई कंपनसेशन निकाल। आज से तू नहीं है फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, आज से हूँ मैं फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, पेंगुइन मांगे, हिसाब तो मांगेगा भाई, हिसाब तो मांगेगा पेंगुइन। आगे देखते हैं। साउथर्न बॉर्डर इमॉर्टल बैटलफील्ड के अंदर 3 लाइफ टाइम के बाद ना लू वाइविन डीपली एकदम कंसर्न था। लू वाइविन कहता है मैं गलत था भाई। फेंगयुआन हार्टलेस नहीं है, उसमें इमोशन बहुत हैं, पर उसका गोल दिल में इतना गहरा एकदम डेंस एकदम छुपा हुआ है ना, क्या बोले एकदम धसा हुआ है ना, कि 3 नहीं 100 जन्मों में भी नहीं निकलेगा। ये बंदा रिफॉर्म्ड नहीं हो सकता एंड दिस डीमन कांट बी रिफॉर्म्ड। क्या बोले अब, यही बात थी। ये फैन धीरे से कहता है, ये फैन कहता मास्टर, सब लोग शांग सेंसी, ताई मियाशेन, ये क्लैन के इमॉर्टल 3 लाइफ स्पैन के बाद शॉक में खड़े थे। शांग सेंसी की आइज रेड थी, वो रो पड़ती है ऑलमोस्ट। इमोशनल इमोशनल लिंक अभी भी फील कर रही थी। लू वाइविन ने उसको 1 सेकंड देखा, फिर कामली बोला। लू वाइविन कहता है मैं फेल हो गया, ये डीमन अब किलर मूव तोड़कर बाहर आ रहा है। चलो, ये फैन शॉक्ड हो गया, कहता है मास्टर हम एडवांटेज में है ना। लू वाइविन बिटर स्माइल देते हुए कहता है मेरा सब खत्म हो चुका है भाई, चल ले भाई चल ले, क्यों मरना चाह रहा है यहाँ पे। मॉडल कंफ्यूज थे, पर ताइम याशन और ये क्लैन के मॉडल कुछ को फील हो गया, कुछ चीज़ों को फील हो गया उनका। ताइम याशन कहता है सीनियर, आप अर्थ पाथ में इतने स्किल्ड हैं कि आप पैराडाइज अर्थ ट्रू इनहेरिटेंस के इनहेरिटर हो। लू वाइविन हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है हाँ, मैं ही हूँ वो। ये क्लैन के इमॉर्टल रिस्पेक्ट में हेड बो करते हैं, क्योंकि भाई अलग ही इज्जत हुआ करती क्या हुआ करती है। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वल्नरेबल के इनहेरिटेंस में ऑफेंस जीरो था, सिर्फ ट्रैप और रिफॉर्म वो सबसे काइंड वल्नरेबल था, जिसने स्पेक्टर सोल के बाद दुनिया को हील कर दिया। स्पेक्टर सोल ने तो नदियां बहा दी थी, उसके बाद जो चीज़ें हुई है ना, इस भाई ने ही करी थी। इसलिए लू वाइविन के वर्ड्स पे कोई डाउट नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई ऐसा बंदा कुछ नहीं करेगा ना, इसलिए। और वैसा ही हुआ, क्योंकि पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वल्नरेबल ने हेवनली कोड ज्वाइन नहीं किया था, उसका इनहेरिटेंस साउथर्न बॉर्डर में ही छोड़ा गया। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एकदम क्लिफ हैंगर पे मैंने एपिसोड छोड़ा है, यहाँ पे अब आगे पता चलेगा फेंगयुआन बाहर आके क्या करेगा। कंपनसेशन तो मांगेगा, लैंड स्पीड के भी लगने वाले हैं जब फेंगयुआन वहां पहुंचेगा, लेकिन आगे भी क्या होगा। फेंगजेन को चोरी कर लिया भाई, भाई चुरा लिया उसका, आगे देखते हैं क्या होगा।